वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। खबरों के सिलसिले को जी आप लोगों के साथ शामिल करते हैं। पहली जो हमारे पास खबर मौजूद है, खुशी की खबर है। ठीक है, हमने सोचा जी मंडे का जो आगाज़ है ना वो खुशी की खबरों के साथ हम लोग करेंगे। तो ख़ास तौर पे जो मेरी सारी टीम है और मैंने, हम सब ने मिल के खुशी की खबरें जो हैं वो आप लोगों के लिए जमा की हैं। पहली खबर खुशी की इस हवाले से है कि सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े सूबों में केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ जी पंजाब की और केपीके की। यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूद है। पंजाब के जो वज़ीर आला है, जनरली ये देखा जाता है कि जब भी कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो उनका ध्यान इस हवाले से नहीं होता कि हमने कुछ बहुत डिज़ास्टर्स स्टेप्स करने हैं। उनका मोटो ये होता है कि ठीक है, थोड़ा जो टाइम है वो हम अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करके गुजारें और उसके बाद जब इलेक्शन आ जाएंगे जो हुकूमत आएगी वो अपना काम खुद करेगी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम की जो बेहतरी का, फलाह बहबूद का सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए। तो हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो आगे आगे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं। इस वक्त जो भी चीज़ें पंजाब के हवाले से हो रही हैं, जो भी इक़दामात हो रहे हैं, जो भी ऑर्डर्स वो पास कर रहे हैं, उसमें वो फ्रंट लाइन में मौजूद हैं। और उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पंजाब में जो सूबा इस वक्त मेरे अंडर आता है उसमें तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो मौजूद हैं उनमें उन लोगों का इलाज मुफ्त किया जाएगा जिनको दिल का अमराज है। मतलब जो दिल के अमराज में मुब्तला अफराद हैं उनके लिए खुशखबरी है जी कि आप लोगों का इलाज जो है वो गवर्नमेंट के अस्पतालों में मुफ्त किया जाएगा। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हमारे कुछ लाइफ पैटर्न्स इस किस्म के हो गए हैं, कुछ हमारी डाइट इस किस्म की हो गई है। जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हवाले से, वो कुछ इस किस्म के हैं कि दिल की बीमारियों में महीनों के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। और इस इजाफे का बायस ये बन रहा है कि जाहिर है फिर उन लोगों पे जो मेडिकली उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी बैक पे एक और प्रेशर आ जाता है कि हमने अपने ख़ानदान को भी सपोर्ट करना है, बाकी सारे मामलात भी चलाने हैं और अपना, या अगर घर में किसी बच्चे को कोई दिल का आर्जा हो गया है तो उसकी जो सारी केयर है वो भी हमने खुद ही करनी है। घरों में आजकल इस किस्म की नौबत आ गई है कि अगर किसी एक बंदे को भी दिल का कोई मर्ज लाहक है तो घर की चीज़ें बेचने की नौबत जो है वो आ जाती है। तो इस वजह से जी सीएम साहब जो हैं वो इसके लिए सरगर्म हो गए। उनका ये कहना ये है कि हम जो है इसमें अपना इनपुट इस तरह से दे सकते हैं कि हम ये काम करें कि प्लीज़ 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 जिन लोगों को दिल का मर्ज है उनका गवर्नमेंट हस्पताल में इलाज जो है वो तकरीबन सारा फ्री है। सिर्फ कुछ इस किस्म की दवाइयाँ होंगी जो आपको अपने पैसों से ख़रीदनी पड़ेंगी, उनकी भी तादाद कोई 2-3% है। उसके अलावा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप लोगों का सारा इलाज इंशाल्लाह होगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगली जो ख़बर है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है। मैंने कहा है ना, मेरी टीम ने बस ढूंढ लिया आप लोगों के लिए खबरें, अच्छी खबरें। कुछ ऐसा पहले ही हम लोगों ने बात की थी एनिमेशंस के हवाले से। अक्सर मेरा ख़ुद भी ये गिला रहता है कि बच्चों के लिए पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएट नहीं हो रहा। मैंने बिलाल मकसूद की खबर भी आपको दी थी कि वो राइम्स और इस तरह की चीज़ें बच्चों के हवाले से बना रहे हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी इस हवाले से किया था कि बच्चों के हवाले से कंटेंट, राइम्स बनाना, पोइम्स बनाना, इसका सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हो गया है। और अब एक स्टेप फॉरवर्ड की हम आपको ख़बर देने वाले हैं, वो है जी बच्चों के हवाले से एनिमेशन मूवी की। पाकिस्तान में जी बच्चों के हवाले से एक एनिमेशन मूवी बनी। ठीक है, अब वो मूवी जो है उसका कॉन्सेप्ट मैं बता के बच्चों की क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करूँगी। मेरे साथ पिक्चर्स आ रही हैं, पिक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान के हिसाब से ही उनकी ड्रेसिंग डिज़ाइन की गई है। ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल ही शलवार कमीज़ दुपट्टा और ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। जो आजकल जिस तरह के कपड़े बच्चे पहनते हैं, पसंद करते हैं, वही सारी चीज़ें मरखूज़े खातिर रख के चीज़ें जो है डिज़ाइन की गई हैं उनके हिसाब से। और ये पाकिस्तान में तो मशहूर हो ही रही है एनिमेटेड फिल्म जो है, लेकिन ये एनिमेटेड फिल्म
चाइना में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है भाई। मैं कहती हूँ वाह क्या बात है। चाइना में जी OTT प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं काम करते जिस तरह से पूरी दुनिया में काम करते हैं, यानी कि यूट्यूब का कोई कॉन्सेप्ट चाइना में मौजूद नहीं है। यूट्यूब वहाँ नहीं आती, उनका एक अपना OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूट्यूब में जो वीडियोज़ वगैरह होती हैं वो अपनी लैंग्वेज में डब करके डालते हैं, क्योंकि चाइनीज़ लोगों को ज़्यादातर इंग्लिश या बायलैंग्वेज नहीं होते, वो उनको दूसरी ज़बानें नहीं आती, तो उन चीज़ों को उन्हीं की ज़बान में डाला जाता है। तो ये एनिमेटेड मूवी जो है ये भी चाइना में उसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है उनकी ज़बान में, यानी कि चाइनीज़ में, और वहाँ पे लोग जो हैं वो इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में देख रहे हैं। तकरीबन 5,60,000 लोग इस मूवी को चाइना में देख चुके हैं, और उसके अलावा 70,000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं जो सिर्फ चाइनीज़ ने इस मूवी के हवाले से किए हैं। अब वो जो कमेंट्स है ना वो हमें तो ज़ाहिर है उसकी लैंग्वेज चेंज करके पढ़नी पड़ेगी, लेकिन यकीनी तौर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट्स वो दे रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ये मूवी पसंद आई है। और जो इस मूवी के मेकर्स हैं वो भी हैरान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता था कि चाइनीज़ जो है वो भी हमारा कॉन्टेंट इस तरह से देखते हैं, और उसको सराहना जी वो इस बात से, और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का कंटेंट अपने पाकिस्तानी बच्चों के लिए प्लीज़ जी बनाएं। अच्छा जी, अगली न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से है। एक और खुशी की खबर है पंजाबियों के लिए पंजाबियों के लिए वैसे नहीं, लाहौरियों के लिए। लाहौर में जो बच्चे हैं वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। जब से मेट्रो बस का और ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा आया है हम लोगों ने देखा है कि लोग जो है वो इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर सफ़र करते हैं। आप कभी भी लाहौर जाएँ, आप कभी किसी मेट्रो बस को खाली या इस तरह से नहीं देखेंगे कि उसमें थोड़े लोग मौजूद हों। खचा खच भरी हुई होती है मेट्रो बस भी, और खचा खच भरी हुई होती है ऑरेंज लाइन भी। लास्ट जब मैं लाहौर गई तो हम लोगों का प्लान था कि हम ऑरेंज लाइन पे बैठेंगे थोड़ा सा सफ़र करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बैठ सके, इतना रश था वहाँ पे। तो अब आप सोच ही लें। अच्छा जी, CM पंजाब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, जिनके बारे में पहले भी आप लोगों को खबर दी है, उनका ये कहना है कि बच्चे जो हैं, जितने भी बच्चे यूनिफॉर्म में ट्रैवल करना चाहेंगे दोनों चीज़ों पे, ऑरेंज लाइन ट्रेन पे भी और मेट्रो बस पे भी, उनसे मुआवजा नहीं लिया जाएगा, यानी कि उनसे टिकट के पैसे नहीं लिए जाएंगे। उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जब चाहे जहाँ चाहे वो सफ़र कर सकते हैं। दो चीज़ें उनके पास होना ज़रूरी है, एक तो ये कि वो यूनिफॉर्म में हो, पूरा दिन बेशक यूनिफॉर्म पहन के सफ़र करते रहें, कोई मसला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपका सफ़र। और दूसरा, जिस इंस्टीट्यूट से वो एफिलिएटेड हैं उसका आइडेंटिटी कार्ड उनके पास होना ज़रूरी है, यानी कि उस आइडेंटिटी कार्ड को, जिसका मेट्रो कार्ड होता है या ऑरेंज लाइन ट्रेन का यकीनी तौर पे कोई कार्ड होगा, उस तरह समझा जाएगा और आपको एक पास, उस मतलब वो कार्ड जो है ना वो आपका पास है। आप वो पास दिखाएंगे कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तालीम हासिल कर रहा हूँ, और आपका जो सफ़र है वो बेहतरीन इन चीज़ों पे हो सकता है और आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। थोड़ी सी दिल को बुझा देने वाली है वो खबर ये है कि ओवरवेट अफराद के लिए है। बहुत सारे लोग जो है मोटापे का शिकार हो रहे हैं। हम लोग इस बारे में इतनी बात करते हैं, लोग अक्सर मुझे ना मैसेजेस और फ़ोन करके कहते हैं कि आप लोग मोटापे पे, एक्सरसाइज पे इतनी बात क्यों करते हैं, पाकिस्तान में तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, बाहर की दुनिया में ज़्यादा है, वो लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे। आप लोगों को कह रहे हैं कि वो मोटे हो रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। एक रिसेंट स्टडी आई है जी, जिसमें कहा जा रहा है कि 2035 तक, यानी कि 2035 तक दुनिया की तकरीबन आधी आबादी बेहंगम मोटापे का शिकार होगी। बेहंगम आप समझ रहे हैं, यानी कि एक मोटापा होता है जिसमें इंसान बहुत अच्छी तरह से अपने आप को कैरी कर लेता है, थोड़ा ओवरवेट होता है लेकिन वो अपने आप को कैरी कर लेता है, उसको हर काम करने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। लेकिन एक मोटापा होता है जिसमें आपको थोड़ा मसला होने लग जाता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ एक वक्त में नहीं चढ़ सकते, आपको बहुत सांस चढ़ने लग जाएगा, इस किस्म का, मतलब वो आपको काम करने से रोक रहा होता है वो मोटापा। तो उस किस्म के मोटापे का शिकार हो जाएगी तकरीबन आधी आबादी दुनिया की। और ये स्टडी जो है वो ख़ास तौर पे उन ममालिक के बारे में की जा रही है जो लो या अंडर डेवलप्ड हैं, यानी कि हमारे जैसे जो ममालिक है वहाँ पे ये शरह ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो है ये शरह बच्चों में देखी जाएगी, इस वजह से क्योंकि बच्चे जो है वो प्रोसेस्ड फूड खाने के शौकीन हो गए हैं और माँ बाप के
पास अब इतना वक्त नहीं है, या वो ये समझते हैं कि हाँ ठीक है बच्चा कुछ भी खा रहा है तो चलें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस जो है हमारे मज़हब ने भी हमें सिखाया है कि हर चीज़ में प्यारा रवैया इख्तियार करें। और ये इस तरह की जो स्टडीज़ हैं ये आपके सामने हैं कि अगर हमने अभी इस सूरत हाल पे बात ना की, इसे कंट्रोल करने की कोशिश ना की, या इसे एक बहुत बड़ा मसला ना समझा, तो ये बच्चे जब हमारी एज में आएंगे, यानी कि 30s में आएंगे, या 25, 30, 35 इस तरह की एज ब्रैकेट में आएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटापे का, बेहंगम मोटापे का शिकार होंगे। थोड़ा सा बच्चों को इस तरह की चीज़ें खिलाने पिलाने से पहले। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो भी बड़े मज़े की है। मज़े की खबर कुछ इस तरह से है कि एक शख्स की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वायरल किस वजह से हो रही है वो मैं आपको बताऊंगी। वायरल इस वजह से हो रही है कि हम देख रहे हैं कि वो शख्स एक ग्राउंड में खड़ा हुआ है। कैमरा जो है वो चारों तरफ का नज़ारा आपको यूं करके दिखा रहा है कि कहीं पे भी कोई कौवा मौजूद नहीं है, ठीक है। और कौवों के बारे में कहा जाता है कि जब वो एक दोस्त दूसरे को मदद के लिए बुलाता है, आवाज़ देना शुरू करता है, तो वो सारे आ जाते हैं। तो जी ये शख्स जो है वो कौवे की आवाज़ निकाल रहा है। ये जो मेरे सामने मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, ये जो मौसूफ मौजूद है, ये कौवे की आवाज़ निकाल रहे हैं, और एक एक करके पता नहीं कहाँ कहाँ से कौवे जो हैं वो आ रहे हैं, और उनके करीब इर्द गिर्द वो भी मुझे लग रहा है कि ढूंढने की कोशिश करें कि आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है, कौन है वो हमारा साथी जो हमें पुकारने की कोशिश कर रहा है। कौवों के बारे में जी कहते हैं कि इनकी आवाज़ जो है वो बड़ी लाउड होती है, बहुत ही ज़्यादा ऊंची इनकी आवाज़ होती है, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो इनके कानों में सेट हुई हुई होती है वो कुछ इस किस्म की होती है कि ये अपने साथी की आवाज़ बहुत दूर से भी पहचान लेते हैं। और कौवों में ये खासियत है कि वो अपने साथी की आवाज़ पहचानते भी हैं और उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। वैसे इंसानों में ये खासियत काफ़ी कम हो गई है, लेकिन कौवों में एक खासियत मौजूद है। तो ये जो मौसूफ हैं वो उनको मतलब वो कर रहे हैं, डॉज कर रहे हैं कि उनका कोई साथी उन्हें बुला रहा है, और बहुत सारे जो कौवे हैं वो उनके पास आ रहे हैं कि शायद हमारे किसी साथी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। लेकिन ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वैसे वाकई देख के मैं हैरान रह गई, वायरल हुई भी थी, कि लोगों के अंदर वाकई बहुत टैलेंट मौजूद हैं और वो अपने टैलेंट पे काम करते हैं। और अगर कोई इंसान सोच ले कि हमने ज़िंदगी में ये करना है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर बैठे बैठे कौवे की आवाज़ निकाल सकता है तो क्या हो सकता है। अच्छा जी, अगली जो खबर हमारे पास रमज़ान की है जी, आमद। रमज़ान के आमद के हवाले से बहुत सारी खबरें हम लोगों ने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हैं। लास्ट वीक से शायद एक आधा दिन पहले, मतलब लास्ट वीक इसी तरह कुछ मैंने आप लोगों को बताया था रमज़ान में जो सेलें लगने वाली हैं उसके हवाले से। अमेज़ॉन के हवाले से आप लोगों को बताऊँ कि अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, इसके हवाले से इस्तेमाल होता है। दुनिया का अगर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन को कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सेहरा जो है वो अमेज़ॉन के सर जाता है। आप यहाँ से कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए कुछ भी मंगवा सकते हैं और वो आपके डोर स्टेप पे आके, दरवाजे पे आके आपको दे जाएंगे। अच्छा जी, अमेज़ॉन पे कहा जा रहा है कि 50% ऑफ लगेगा रमज़ान के दौरान। वैसे रमज़ान आने से शायद पहले थोड़ा, अच्छा जी, रमज़ान आने से थोड़ा पहले 11 मार्च से ये ऑफ़ जो है वो लग चुका है। 11 मार्च से ये ऑफ़ उन लोगों के लिए लगा था जिन्होंने बाकायदा अमेज़ॉन की मेंबरशिप हासिल की हुई है, और जो हमारे जैसे लोग हैं जो अमेज़ॉन का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमने मेंबरशिप हासिल नहीं की हुई, उनके लिए ये ऑफ़ जो है वो 12 मार्च से लग गया है। रमज़ान शुरू होने से पहले पहले या कुछ रोज़े इस तरह का कुछ है, फाइनल मुझे डेट नहीं याद कि एंड इसने कहाँ पे होना है सेल, लेकिन 50% फ्लैट ऑफ जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और इसके अंदर सारे के सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। होता है ना, आप दुकान में जाते हैं, पहले बाहर लिखा हुआ होता है लाल से बहुत बड़ा बड़ा 50% ऑफ, और फिर जब जाके आप कोई सूट निकालते हैं ना तो वो कहते हैं मैडम इस पे तो ऑफ नहीं है, वो जो गंदा सा काउंटर है ना वहाँ पे साइड पे लगा वहाँ पे ऑफ है। तो अमेज़ॉन ऐसा कुछ भी नहीं करा, सारी की सारी चीज़ों पे, हर चीज़ पे, हर ब्रांड की 50% ऑफ है। तो अगर आप लोग कुछ लेना चाहते हैं, रमज़ान के हवाले से शॉपिंग करना चाहते हैं, किसी की मदद करने के लिए रमज़ान में कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि रमज़ान में माशाल्लाह इस चीज़ का सिलसिला भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाता है कि दूसरों की मदद की जाए, तो उसके हवाले से भी अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन के वेबसाइट पर जा सकते हैं और उनसे शॉपिंग कर सकते हैं।
ख़बरों का सिलसिला हमारे पास ख़त्म हो गया है। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक ज़बरदस्त सा टॉपिक हमारे साथ होगा, प्यारे से गेस्ट होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को शुरू करने से पहले ना उसका डेमो दे देती हूँ। डेमो ये है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो जितने भी लड़के होते हैं ना, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने बड़े होके क्या बनना है, तो लड़के कहते हैं जी हमने बड़े होके बनना है पायलट। और जब लड़कियों से पूछा जाता है ना, तो वो या तो कहती है लेडी डॉक्टर या वो कहती है आर्मी डॉक्टर, क्योंकि उनके दिमाग में ना ये कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि जितनी भी डॉक्टर्स होती है ना, वो बड़ी साड़ी पहन के और वो उस तरह से तैयार होती हैं। और लड़कों को जाहिर है पायलट जो होते हैं उनका यूनिफॉर्म, उनकी ड्रेसिंग, और जाहिर है पायलट का शोभा भी कुछ इस तरह का है कि जब कोई बच्चा कह देना कि मैंने पायलट बनना है, तो सारे उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं कि हाँ 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 ज़बरदस्त, तुमने पायलट ही बनना है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो बन जाते हैं और फिर कुछ और करना शुरू हो जाते हैं। तो जो शख्सियत आज हमारे शो में यहाँ मौजूद है, वो प्रोफेशनली तो वैसे पायलट है, लेकिन उनका जो शौक़ है वो सिंगिंग के हवाले से इतना ज़्यादा है कि जब उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा, तो अब वो कहते हैं कि अब मैं इसमें इतना मसरूफ़ हो गया हूँ, और मेरा क्योंकि मेरी खुशी इस चीज़ में है ना कि मैंने ये करना है, तो इसलिए अब मुझे वहाँ से इतनी खुशी मिलती है कि पायलट मैं हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा मेरा जो शौक़ है वो सिंगिंग की तरफ है। तो जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है शहरोज़ खान। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। आपको कभी किसी ने कहा है कि आप बहुत इमरान खान की तरह बोलते हैं? कौन से इमरान खान? एम्पलीफायर? नहीं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर। कौन नहीं इंस्पायर होता? अच्छा, दैट्स रियली स्वीट, दैट्स रियली स्वीट। अच्छा शहरोज़, मुझे बताएं, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ लोग जो बचपन में करना चाह रहे होते हैं ना, ये कहते हैं हमने करना है, वो बड़े होकर नहीं करते, किसी और फील्ड की तरफ निकल जाते हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं। आपने वो अचीव भी कर लिया और अब कुछ और कर रहे हैं, ये हादसा किस तरह पेश आया? ये हादसा इस तरह से था कि मैं बचपन से एविएशन में बहुत इंटरेस्टेड था और साथ साथ गाता भी था। तो जब मैं आफ्टर माय यूनिवर्सिटी मैंने कहा मैं फ़्लाइंग करता हूँ, और मैंने फ़्लाइंग में ही इंटरेस्ट लिया और उसको ही परस्यू किया। बट मैंने उसके बाद वैसे ही एक 14 अगस्त के लिए एक गाना बनाया, एंड उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडोर्स किया। तो जब वो इंडोर्स किया और फिर वो गाना हिट हो गया, गॉट ओवर 2 मिलियन व्यूज़, तो वो मुझे एक मोटिवेशन का बायस बना कि मैं उसको अच्छा, मतलब गाना आपने अलग से बनाया, उन्होंने सुना और फिर उन्होंने उसको इंडोर्स किया, या व्हाट वाज द कांसेप्ट? वो बना रहे थे अपने 7 सितंबर के लिए एक गाना, जो कि अली ज़फ़र साहब ने उसको गाया भी, और वहाँ पे उन्होंने सुना 14 अगस्त के लिए मेरा स्टूडियोज़ में। तो जब मैं वहाँ पे गया एंड दे सेड वील एंडोर्स इट, इट वाज एन ऑनर, मेरे लिए बड़ी बात थी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा शहरोज़, मुझे बताएं कि एविएशन के हवाले से अगर हम पहले थोड़ी सी बात करें, सिंगिंग पे भी इंशाल्लाह हम हर चीज़ को कैटर करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताएं कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं, पाकिस्तान में एक तो पढ़ाई बहुत कम जगह पे मौजूद है एविएशन की, अगर हम करना चाहें, पायलट बनना चाहें, कमर्शियल पायलट की मैं बात कर रही हूँ, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना? तो आपने ये सारा जो सफ़र था वो किस तरह से किया, और अगर कोई अभी आपको देख रहा है बच्चा और यंग है और पायलट बनना चाहता है, तो उसके लिए कुछ इस तरह की गाइडलाइंस दें कि उसके लिए इजी हो जाए? जी, सबसे पहले तो ना देयर इज़ नो शॉर्टकट, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है पायलट बनने के लिए, और इंटरेस्ट होना, और एक्सपेंसिव तो है, मतलब हर जगह महंगाई बढ़ चुकी है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एविएशन में कम होगी, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट्स और मतलब इंस्ट्रक्टर कॉस्ट होती हैं, ओवरहेड्स होते हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगा, अगर उनको बहुत शौक़ है तब वो इस करियर को ऑप्ट करें, और इसमें सक्सेस तो है। अच्छा ठीक है, मतलब अगर थोड़ा है डगमगा रहे हैं कि करूँ ना करूँ तो ना आए, वरना दिल बर्दाश्ता भी हो सकते हैं। जी, डरपोक इंसान का काम नहीं है एविएशन में आना। जी अच्छा ठीक है, बड़े दिल वाले बंदे का काम है। मुझे बताएं कि आपने किस तरह से इस शौक़ को परस्यू किया? डिग्री किसी और चीज़ में की, फिर इसकी तरफ आए, या पढ़ाई भी इसी से एफिलिएटेड थी? मेरे जो वालिद साहब हैं ना, वो भी पायलट हैं,
Oh, that's तो nice. उनसे मैं इंस्पायर, बचपन से मैं कॉकपिट में बैठ रहा था हाँ. और उसकी वजह से मतलब मैं वो environment आपके लिए aviation नया industry नहीं था? में जी नहीं, हाँ. बिल्कुल भी नहीं, हाँ. बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी फर्स्ट सोलो जो है वो बहुत कम आवर्स में की थी, अच्छा. जो कि एक शौक था सबके लिए कि मैं छोटा भी था और ठीक है, मुझे बताएं कि कितने घंटे आपको आपके पास अगर हो तो उसके बाद आपको लाइसेंसिंग इशू होती है? सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि स्किल के ऊपर। हर कोई वैसे मिनिमम होता है 200 घंटे, 200 घंटे की hours. फ्लाइंग आपकी होनी चाहिए। एग्जैक्टली और कभी कभी कुछ लोग कैपेबल होते हैं वो 200 आवर्स में कर लेते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं, 250 में कर लेते हैं, 270, डिपेंड्स। तो ये जितने भी घंटे आपको चाहिए ये आपको किसी की सुपरविजन में फ्लाइंग करनी होती है? इसके अंदर डिपेंडेंट होता है कि कुछ आवर्स जो होते हैं वो आप इंस्ट्रक्टर के साथ करते हैं, ठीक कुछ है। आवर्स आप सोलो भी करते हैं, फिर अच्छा। क्रॉस कंट्री फ्लाइंग होती है, तो हाँ। इसमें काफ़ी इन्वॉल्व होती है। एक पैकेज सा होता है आपने जो ओवरऑल एक करना पैकेज होता है। करना होता है। जी ठीक जी। है। और कौन सा प्लेन फ्लाई करते हैं? मैंने पाइपर 28 किया हुआ है। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा, पता कि आपको ये आइडिया कौन नहीं सा है? है। और सेस्ना किया हुआ है। अच्छा। जी। तो ये क्या मतलब मिनी प्लेन्स होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, या मतलब पैसेंजर्स सिर्फ डमी के लिए रखे हुए होते हैं, आपने फ्लाई अकेले करना होता है? मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, आप डमी थोड़ा बताएं। पैसेंजर्स तो नहीं होते, हाँ। बट इस तरह से होता है कि ये 4 सीटर है, 6 सीटर भी होता है पाइपर। अच्छा, मिनी प्लेन और होते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में मैंने सेस्ना किया हुआ है, मगर जब मैं यूके में था वहाँ हम पाइपर करते थे फ्लाई। उसमें क्या फ़र्क है? वो थोड़ा बड़ा जहाज़, मतलब सेस्ना से बड़ा है। अच्छा, कैपेसिटी वाइज या इंजन वाइज? मैं आपको लेमैन की अल्फाज में सुनाता हूँ, जिस तरह होंडा और करोला का फ़र्क नहीं होता उस तरह से है। जी। अच्छा, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि वो जो फार्मूला 1 वाली नहीं था वो पूछ रही थी। अब मुझे इतना भी मतलब अंडर एस्टिमेट मत करें, मुझे मेरे पीसीआर वाले भी कह रहे हैं कि आप उस तरह साउंड करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये पता है कि घंटों के हिसाब से ना लाइसेंस मिलता है फ्लाइंग का, इतना मुझे मत करें, मुझे बहुत फील हुई है बात। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा करियर के हवाले से कहा जाता है, गोल ओरिएंटेड बनाया जाता है कि आपने ये करना है, और अगर वो अचीव ना कर सके तो उनको बहुत एक खुद भी एक हार्ड टाइम फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं दिल में उनकी चाहत तो होती है कि हमने करना है, और फैमिली की तरफ से भी होता है। तो हाउ इज़ योर फैमिली? उन्होंने हमेशा से आपके दिल में डाला या दिमाग में डाला है, घर में इस किस्म की बातें होती थी, या ये प्योरली आपका अपना शौक था? आई बी ऑनेस्ट, ये मेरा अपना शौक था, अपना इंटरेस्ट था। मेरी मदर मीडिया इंडस्ट्री से थी, फादर जो थे वो एविएशन से, तो मैंने दोनों के शौक अडॉप्ट कर लिए। अच्छा। और प्रेशर्स नहीं थे मेरे ऊपर कोई, जो मैं चाहता था वही मैंने किया। मिक्स एंड मैच का। अच्छा जा रहा है सब ठीक कुछ। है, अब थोड़ा हम आते हैं सिंगिंग की तरफ। Right. ठीक है, वो आपने जिस तरह कहा कि मैंने एक गाना खुद ही बनाया और वहाँ से इंडोर्समेंट मिली, पहले से कब से ये प्रैक्टिस चल रही थी? क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन तो इस तरह नहीं होता ना कि आप सुबह उठे, आप कहें मैंने गाना बनाना है, उसके पीछे बहुत वर्किंग होती है। तो वो वर्किंग कब से स्टार्ट हुई? वर्किंग इस तरह से थी कि जब मैं यूके में था ना, वहाँ लंबी ड्राइव्स होती थी और वहाँ मैं बहुत पैट्रियोटिक हो चुका था, पाकिस्तान की याद बहुत आती थी। तो वहाँ पे गाने की कुछ लिरिक्स दिमाग में आ रहे हैं, और फिर इस तरह से हमने वो गाना पाकिस्तान उसका नाम है, वो हमने बनाया। फिर उसके अंदर टीम वर्क भी इन्वॉल्व होता है, ऑब्वियसली एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होते हैं। वो अली मुस्तफ़ा एक बहुत रिनाउंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, उन्होंने उसको फर्दर बनाया, शेप किया। जी, हाँ। शेप अप किया, एंड दैट्स हाउ इट वर्क। अच्छा, अरे ये वैसे वाकई बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जो लोग मुल्क से दूर होते हैं या बाहर होते हैं, उनको यहाँ की ज़्यादा याद भी आती है और हर चीज़ की अहमियत का एहसास भी ज़्यादा होता है। जी, मैं यहाँ से वहाँ गया था तो मुझे कदर ज़्यादा आई वहाँ हाँ। जाके पाकिस्तान की। पाकिस्तान की ओवरऑल, या फिर सिर्फ घर वालों की कदर ज़्यादा आई? घर वाले तो आते जाते रहते थे, मगर पाकिस्तान की, क्योंकि हम बाहर सेकंड क्लास सिटीजन हैं, मगर पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास है, तो अपना मुल्क अपना ही होता है। जी। अच्छा, और उसके बाद जब गाना बनाया और उसकी सारी कंपोजिशन भी हो गई, सब कुछ हो गई, तो क्या उस वक्त ये पता था कि गाना इतना हिट होगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि बिल्कुल नया सिंगर, ना कोई एक्सपोजर, ना कोई, मतलब मैं खान साहब भी उस तरह नहीं था ट्रेंड, तो मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि इस तरह हो भी सकता है। और विद इन 1 डे
24 आवर्स में, बल्कि सॉरी लेट मी करेक्ट, 17 आवर्स में इट क्रॉस्ड 1 मिलियन व्यूज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शेरोज़, आपको नहीं लगता कि इस तरह की स्टोरीज जो हम लोगों को सुनाते हैं, हमारा ये मकसद होता है कि लोग उससे थोड़ा बूस्टअप हो, कि हाँ हम भी कर सकते हैं, लेकिन लोग आजकल लग गए हैं ओवरनाइट मतलब सक्सेस के पीछे कि जी हमें ना एक रात में हम मशहूर हो जाए, अगले दिन हम सुबह उठे और सबके हमें कॉल्स आ रहे हो कि तुम लोग मशहूर हो गए। उसके लिए कभी कभी कुछ गलत चीज़ें भी कर लेते हैं, क्रिएटिव साइड पे नहीं आते, गलत क्रिएटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों आप देखते हैं? यू नो इस तरह के कुछ मोमेंट्स हुए हैं जहाँ लोग वायरल हो गए बहुत जल्दी, वो उनसे इंस्पायर होकर उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मगर जब आप मेहनत करते हैं और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो यू नो वो रंग लाती है। फिर जिस तरह मैंने ये गाना किया, उसके बाद मैंने अपना स्टूडियो बनाया अपने घर के अंदर, जिधर सिर्फ मैं अपने लिए काम करता हूँ, एंड मैंने वहाँ पे बैठ के मेहनत की फॉर यू नो द अपकमिंग सॉन्ग्स। और अभी इस वक्त मेरा एक गाना ट्रेंडिंग में यूट्यूब पे ट्रेंडिंग ऑन 2 एंड 143 और ट्रेंडिंग ऑन 1 ऑन टिकटॉक। सो नो इट्स एन अचीवमेंट। मेहनत का सिला मिलता है, तो शॉर्टकट्स नहीं, यूथ को शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने चाहिए। अच्छा ठीक है शेरोज़, मुझे बताएं कि अभी जो आपने गाना बनाया उसके पीछे वो 143 उसका नाम है, लेकिन उसके पीछे क्या पूरी स्टोरी क्या है? 143 क्यों है उसका नाम? आपको 143 का मतलब नहीं पता? नहीं मुझे अच्छा नहीं पता। उसका मतलब है आई लव यू। तो यू नो इट्स वेरी कमर्शियल। ओके अच्छा, मैंने भी अब किसी को आई लव यू कहना होगा तो मैं 143 कह दूँ। इट्स अ कोड वर्ड फॉर शाय पीपल। मैं बिल्कुल शाय नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए नहीं ये लग सकता। ठीक है। अच्छा शेरोज़, थोड़ा सा हमें गुनगुना के सुनाएंगे? जी 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 हाँ बिल्कुल। तेरी मैं डीपी वेखा ते दिल दियां लगन बरेका, तू मैसेज ते ना कर दी रहंदी, मैं करना बाजी जी, तू कह दे 143 143 कर दे टेंशन फ्री, तू कह दे 143 143 कर दे टेंशन फ्री। अच्छा ठीक है, अब मुझे बिल्कुल क्लियरली 143 का मतलब समझ आ गया कि अगर एक लड़की का आपको मतलब शोर भी नहीं है कि वो करती है, तो इस वजह से ये अंडरलाइन कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा शेरोज़, हम लोग ये देखते हैं कि गाने का तो इम्पैक्ट होता ही होता है, लेकिन गाने की जो वीडियो है उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है लोगों पे। वो वीडियो देख के पूरे गाने का मूड उन्हें पता लग जाता है कि क्या है, और कभी कभी गाना इतना हिट नहीं होता जितनी वीडियो हिट हो जाती है, तो उस पर काम करना कितना ज़रूरी है? यू नो इट्स इम्पोर्टेंट बट नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ज़माना जो है ये रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक का है, और मेरे पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर जो टिकटॉक वीडियोस होती हैं, रील्स होती हैं, इंस्टाग्राम रील्स, इन पे गाना ज़्यादा वायरल होता है। हमने वीडियो बनाई थी, मगर वो एक वीडियो, यूट्यूब पे किसी के पास टाइम नहीं है कि वो 3 मिनट बैठ के वीडियो देखे, तो लोग क्या चाहते हैं, अच्छा टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हैं, 15-15 सेकंड की वीडियोस देखते हैं, एंड दे यू नो मोर एंगेजिंग। अब तो यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियोस आ गई हैं, वो शॉर्ट्स के नाम से, और आप उनको देखते रहते हैं, है ना? एग्जैक्टली। अच्छा मैंने कुछ दिन पहले किसी से पूछा कि यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आप किस तरह से हिट हो सकते हैं, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है उसके ऊपर आप एक छोटी सी वीडियो बना दें, है ना? तो ये आपको क्या लगता है कि जो आपका गाना भी अभी ट्रेंडिंग पे है, तो कितने लोग जो हैं वो उस गाने के ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बना के ट्रेंडिंग में आ रहे हैं? किसी हद तक होता है, जब आर्टिस्ट एक जगह पे पहुंच जाता है, लाइक आतिफ असलम या अली ज़फ़र एक वीडियो बनाएंगे और वो ट्रेंड सेट होगा, तो तब जो भी लोग उस पर वीडियो बनाएंगे दे हैव चांसेस टू गेट वायरल, देयर इज़ नो गारंटी। मगर अगर कोई नया आर्टिस्ट है तो वो उस पे बनाएंगे तो मेरे ख्याल से वो इतना वर्कआउट नहीं करेगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 143 एक हिट है, तो उस पे जितने लोगों ने बनाई है उनकी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, इट्स बीन सक्सेस। ठीक है शेरोज़, मुझे बताएं कि आजकल हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग टिकटॉक के अगेंस्ट हैं, बहुत सारे लोग उसके हक में। आपको क्या लगता है कि टिकटॉक कैसा प्लेटफॉर्म है? क्या वो अच्छा प्लेटफॉर्म है? हमने कहीं ना कहीं उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वो बदनाम हो गया है। ये दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, प्लेटफॉर्म तो टिकटॉक बहुत अच्छा है, इंटरनेशनली वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है, बट हमारे लोगों के अंदर कभी मसला भी होता है, कभी बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, और टिकटॉक मेजर्स लेता है। जैसे उनका अभी पिछले दिनों एक हैशटैग था सेफ्टी के ऊपर, सो यू नो दे आर टेकिंग मेजर्स टू एजुकेट पीपल,
और जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे तो हम टिकटॉक पे कंटेंट तो हम नहीं डालना है, टिकटॉक खुद तो नहीं डालता। खुद तो नहीं डालता जी। अच्छा शेरोज़, अगर हम गाने के हवाले से आए सिंगिंग पे, तो पाकिस्तान में सिंगिंग के भी प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। एक तो सीखने के भी बहुत कम है, हमारे यहाँ उस तरह से सिखाने के लिए भी लोग ढूंढने पड़ते हैं, और फिर आगे अपने गाने को किसी को आप परफॉर्म कैसे करके बताएं, या किस तरह से। आपकी तो चले एक लक थी, जो भी था बहुत ज़्यादा उसके पीछे मेहनत थी, एक गाना हिट हो गया और अब लोगों को पता है कि शेरोज़ खान का गाना आएगा, ठीक है, कुछ अरसे बाद आए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो क्यों है पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स की इतनी कमी? देखिए पहले इस तरह था, मगर अब मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, लाइक स्पॉटिफाई, टिकटॉक, डीजर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म वो बहुत आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं और गाइड भी करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आर्टिस्ट ग्रूम करता है इस तरह। तो अब ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लाइक मोनेटाइजेशन आ रही है। पहले एक सिंगर था, वो पैसे नहीं बना सकता था, बस वो इन्वेस्ट करता था, बट अब आप पैसे आपको वापस भी पे बैक भी मिलता है। एग्जैक्टली। ठीक है, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आजकल के सिंगर्स को तो सुनने का मज़ा उस तरह से नहीं आता क्योंकि वो लाइव परफॉर्म नहीं कर पाते, और कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है लाइव सुनने का। अच्छा। तो डू यू रियली थिंक कि आजकल के सिंगर्स लाइव परफॉर्म नहीं कर पाते, या उनकी थोड़ी टोन ही थोड़ी लो है? अच्छा, मैं इसके बारे में एक पॉजिटिव बात करूँगा कि कुछ बीट्स इस तरह की होती हैं, अब बीट गाने होते हैं जो आप टेक्निकली उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, या फिर ये भी होता है कि जहाँ आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ साउंड इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं होता, इतना हाई क्वालिटी एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से कभी कोई प्लेबैक कर रहा होता है और कभी लाइव भी गाते हैं, बट लाइव गाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिंगर। अच्छा जी, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, मैंने मैंने गाया ना अभी। हाँ बिल्कुल, शेरोज़ ने बिल्कुल लाइव गा के हमें सुनाया है, थोड़े से बोलते लेकिन लाइव गाया और बहुत सुर में गाया है। अच्छा शेरोज़, मुझे बताएं कि अगर कोई सीखना चाह रहा है तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि साथ में उसे कोई साज भी सीखना चाहिए खुद से? क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे होते हैं जिन्हें गिटार बजाना, पियानो बजाना ये ऑलरेडी आते होते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करना ज़रूरी है? एग्जैक्टली, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स आने चाहिए, और ये बहुत यंग एज से चाहिए माँ बाप को कि बच्चों को इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दें। अच्छा। और वो लर्न करना शुरू हो। और जहाँ तक सिंगिंग की बात है, आजकल जो प्लेटफॉर्म्स जैसे लाइक सोशल मीडिया, यूट्यूब, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट डाल रहे होते हैं टिप्स या गाइडेंस के गाना किस तरह से। तो हमें एक जो होता था ना उस्ताद की ज़रूरत, वो यूट्यूब पे ही आजकल के बच्चे इतने तेज़ हैं, पूरी हो रही है। एग्जैक्टली। ठीक है, हम जी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग एविएशन और सिंगिंग दोनों को ज़रा साथ साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेरोज़ खान। शेरोज़, एविएशन की जब मैं बात कर रही थी, हम लोग फिर सिंगिंग की तरफ आ गए, थोड़ा सा उसकी तरफ वापस जाएंगे। मुझे बताएं कि पास्ट कुछ अरसे में हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि पहले किसी को इतना लाइसेंसिंग के बारे में, पायलट्स के बारे में नो हाउ नहीं होती थी, और अब कुछ इंसिडेंट इस किस्म के हुए कि लोगों ने बहुत इसमें देखना शुरू कर दिया कि हाँ ये पायलट इतने क्या कैपेबल हैं, क्या इनके पास ये क्वालिफ़िकेशन है। तो आप तो इस फील्ड के अंदर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि पायलट्स की पाकिस्तान में एक ज़माना होता था PIA का कि लोग हमसे तरबियत लेने के लिए पायलट से आया करते थे, तो अभी भी क्या हमारा म्यार वही है? जी, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता सकता हूँ, नॉट रिलेटेड टू एनी एयरलाइन, बट इस तरह से है कि आई थिंक कि पायलट्स अभी भी उतने ही अच्छे हैं। सो एक्सपोजर ज़्यादा है लोगों का, सोशल मीडिया से बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, और मेरे ख्याल से अभी भी क्लास है पाकिस्तान में, अभी भी क्लास है पाकिस्तान में। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये पता लगना शुरू हुआ कि उनके पास डिग्री मौजूद नहीं है और वो फ्लाइंग कर रहे हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि डिग्री ना हो और आपके पास लाइसेंस हो, क्योंकि आपने फील्ड में जाके सीखा हुआ है, तो आप फ्लाई कर सकें इजीली?
लेकिन जो क्राइटेरिया है ना एविएशन का, वो मांगता है ए लेवल्स या एफएससी। अच्छा, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट फ्लाइट ट्रेनिंग। ठीक है। तो डिग्री एक रिक्वायरमेंट नहीं है पायलट बनने के लिए। अच्छा जी। तो या तो ठीक है, बहुत सारे लोग यानी कि डिग्री के बगैर इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर सकते नहीं, हैं। अप्लाई नहीं, ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन है फ्लाइंग की, उसके अच्छा। भी बहुत वास्ट स्टडी है, बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा बताएं उसके बारे में, वो क्या एजुकेशन है प्रोफेशनल? जी, एक तो स्किल बेस्ड है, फ्लाई करते हैं, फ्लाइंग आवर्स बिल्ड करते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा 14 सब्जेक्ट्स होते हैं ओहो जो आपने पढ़ने होते हैं। मैं समझी थी लोगों की जान छूटने वाली है पढ़ाई से, 12वीं के बाद पायलट बन रहे हो, लेकिन 14 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर फ्लाइट प्लानिंग, वेदर, मेट्रोलॉजी, इस तरह के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो बहुत ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप पायलट बन सकते हैं। इट्स नॉट अ जोक कि हाँ, एकदम से। जाने आपके ऊपर है। लेकिन जिस तरह आपने कहा ना, सोशल मीडिया पे हर किसी के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी कम्युनिकेट हो जाती है लोगों तक कि भाई इन्होंने तो 12वीं की हुई है, इनके पास तो कोई डिग्री नहीं है और ये फ्लाई करें। लास्ट कुछ अरसे में जो पूरी दुनिया में ही वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान में भी रिपीटेटिवली 2-3 इस तरह के इंसिडेंट हुए। आपको क्या लगता है कि इक्विपमेंट की वजह से या और क्या ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं कि हमने इस तरह के इंसिडेंट फेस किए? क्योंकि जब से हमारी हिस्ट्री है, हमने कभी भी कोई इस तरह का डिजास्टर्स इंसिडेंट फेस नहीं किया था। एग्जैक्टली है ना? जी। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रेफर करूँगा जो एयर लॉ की एजुकेशन है, उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि इंसिडेंट्स क्यों होते हैं। तो उसमें 70% इंसिडेंट्स जो हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं एविएशन इंडस्ट्री में, जो अभी तक हुए हैं वर्ल्ड वाइड। तो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, मतलब हम मशीन को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। नहीं, ये 70% मशीन भी होती है, बट जो एक्सीडेंट होता है वो फिर हो ही जाना होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर एक बच्चे ने आना है तो उसने 12वीं तक वो तालीम हासिल करनी है, उसके बाद यहाँ आके उसने ट्रेनिंग लेनी शुरू करनी है और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ये कितने देर का प्रोसीजर है? जैसा होता है ना 4 इयर्स डिग्री, 5 ईयर डिग्री, तो ये कितने ईयर्स का? 18 मंथ्स। 18 मंथ्स, मतलब 1.5 साल के अंदर आप क्वालिफिकेशन हासिल कर लेते हैं। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, अब वो गाना सुना दें जिसकी वजह से आपको हम सब लोग जानते हैं। राइट, इट्स पाकिस्तान। जी, मैं आपको कुछ उसके अल्फाज सुनाता हूं। बिल्कुल। मेरा वतन, मेरा दिल, मेरी जान है, कायद की अजमतों का सिला है, ये मेरे खून मेरी जान में बसा है, टुकड़ा है दिल का खुदा ने दिया है, कह रहा है ये सारा जहां, आए आँच लुटा देंगे जहां, ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान, पाकिस्तान। क्या बात है। अच्छा, ये आपने बताया कि आपने इसके लिरिक्स भी खुद लिखे हैं। It's basically a teamwork. टीमवर्क, Exactly. मतलब एक आइडिया इंसान को होता है कि मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ, टीम फिर आपको सपोर्ट करती है कि आप उसको राइम कर लें या इस तरह की चीज़। बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, आप सारा क्रेडिट खुद नहीं ले सकते। अगर कोई लेता भी, आई थिंक दैट्स नॉट राइट। हर कोई चाहता है कि वो वन मैन शो बने, बट दैट्स नॉट द केस। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि सिंगिंग के हवाले से, जिस तरह हम जब ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, वो ये थी कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स, मैंने पूछा था कि कमी है, आपने कहा प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है। फिर क्या वजह है कि हम लोग उस तरह के सिंगर्स, अगर हम नाम लेना शुरू करें तो हमारे जहन में बहुत कम नाम आएंगे। हम क्या अपने आर्ट को या अपने आर्टिस्ट को उस तरह से पुश नहीं करते या उस तरह से फ़रोग नहीं देते? वो कुछ ऐसा इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। आई थिंक उसका रीज़न ये होता है कि उनका माइंडसेट ठीक नहीं होता। वो उनकी अपनी एक सोच होती है, किसी की पुराने ज़माने में कोई आजकल के वक्त के साथ नहीं गुजर रहा होता, फिर वो ब्लेम कर देते हैं डिफरेंट चीज़ों को, लाइक हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। जो राइट डायरेक्शन में चलता है उसको आई थिंक कामयाबी मिलती है, और कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। शहरोज़, आपको नहीं लगता कि कामयाबी एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है, तो वो फिर एक हर्डल कभी कभार आ जाता है कि आपको जब उस तरह से पे बैक नहीं हो रहा होता, तो फिर आप कहते हो कि यार
कुछ और करना शुरू कर देते हैं? इट्स वेरी इजी। अगर आप अपना एक 3 इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, एक माइक, एक हेडफोन्स और एक ऑडियो इंटरफेस। उस पर आप एक गाना रिकॉर्ड करें और तकरीबन बहुत कम पैसे लगते हैं कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा। जी, तो म्यूज़िक जिसने करना है उसको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो ऑडियोज भी डाल सकता है आजकल के दौर में जी, स्पेसिफिकली, जी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आपको अभी आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या सोच रहे हैं? एविएशन की तरफ दोबारा आना है या सिंगिंग को ही कंटिन्यू करना है, या दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है? क्या सोच रहे हैं? दोनों को साथ साथ लेके चलना है, दोनों को साथ का साथ अपना लेके- चार्म है। हाँ। जी। अच्छा, दोनों में से वैसे है कि किसी चीज़ का मैं पूछूं तो किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है? देखें, पायलट जो होता है ना, वो जहाज़ में बैठ के गा भी सकता है, तो बस आई थिंक दिस आंसर्स द क्वेश्चन। हाँ, अब और माइक्रोफोन ऑन करके भी गा सकता है ताकि जी। पैसेंजर सुन ले, एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, कोई ऐसा, क्योंकि पायलट्स को जब लोग देखते हैं तो बड़े एडमायर्ड भी होते हैं उनसे। इवन हम लोग भी जब जा रहे होते हैं कहीं पे तो उनको यूनिफॉर्म में देख के उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाने बहुत लोग आ रहे होते हैं। कभी कोई ऐसा कोई ख़ास इंसिडेंट हुआ हो कि आप किसी ने आपको पहचान लिया हो या कुछ इस किस्म का, तो आप शेयर करना चाहें? ऑनेस्टली नहीं, अगर होता मैं आपको बताता। अच्छा, ऑनेस्टली जी, नहीं हुआ जी, ऐसा कोई? मैं बात बनाना नहीं चाहता, हाँ, हाँ। फेक, बट ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। बिकॉज आई वॉज इन ऑक्सफोर्ड में, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। वहाँ तो कोई नहीं पहचानता ना कि ये कौन सा सिंगर है। हाँ। तो अच्छा, और मैं बड़ा फोकस के साथ काम करता हूँ। जिस तरह अगर एविएशन बेस्ड काम कर रहा हूँ, फ्लाइंग कर रहा हूँ, मैं बहुत फोकस्ड होता हूँ। मुझे स्टारडम या म्यूज़िक उस टाइम याद नहीं होता, या जब म्यूज़िक में होता हूँ तो वो याद नहीं होता। दोनों चीज़ें नहीं। अच्छा, ठीक है। अभी जो आप ऑक्सफोर्ड में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो किस हवाले से है? वो एविएशन फ्लाइट ट्रेनिंग। ठीक है, तो उस फ्लाइट ट्रेनिंग के दौरान कितना टाइम है, कब आपने वापस आना है या वापस आ चुके हैं? नहीं, मैं वापस आ चुका हूँ, एंड आई एम ट्राइंग माय लक इन म्यूजिक। ओके, आई एम गिविंग फुल टाइम टू इट एट द मोमेंट। ठीक है। तो कितने ऐसे की ट्रेनिंग थी जो खत्म हुई है आपकी एविएशन की? एज आई सेड 18 मंथ्स लगते हैं टोटल। अच्छा, टोटल ये उसका पार्ट थी? जी जी जी। ओके 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 ओके। अच्छा, और एविएशन की अभी तो आप म्यूजिक पे फोकस कर रहे हैं, तो ये फोकस कितने ऐसे रहना है और फिर एविएशन में कब जाना है? अभी मेरा एक गाना है 143। अच्छा, हाँ। इंशाल्लाह ईद के बाद एक और गाने का प्लान है। आफ्टर दैट आई विल गेट बैक टू फ्लाइंग, देन म्यूजिक, साथ साथ। ठीक है। अच्छा, जो अभी गाना ईद के बाद आने वाला है उसका क्या टाइटल है? उसका टाइटल अभी मैं मेरे ख्याल से बता नहीं सकता, रिवील नहीं करता, थोड़ा सा सस्पेंस रहने देते हैं। नहीं, कुछ तो बताए ना हमारे व्यूअर्स को, उसकी कोई थीम बता दें। जिस तरह 143 का आपने मुझे समझा दिया कि वो आई लव यू है, तो उस तरह की कोई थीम बताएं। इट्स गोइंग टू बी कमर्शियल और मज़ा आने वाला है काफ़ी। अच्छा, कमर्शियल होगा। अच्छा, अपबीट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, शहरोज़, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका इस वक्त का अभी प्रेजेंट एरा में जितने भी सिंगर्स हैं उनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है, तो कौन होगा वो? प्रेजेंट एरा में इफ़ आई से पाकिस्तानी सिंगर्स, तो आतिफ असलम हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, ही इज़ अ लेजेंड। तो मेरे ख्याल से। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं समझते, वो कौन से लोग हैं वैसे? वो लोग हैं जो हेटर्स होते हैं। जी। अच्छा, और फीमेल्स में बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। आयमा बेग हैं, वो अच्छा गाती हैं। रिसेंटली यंग जनरेशन अभी जो उठ के आ रही है, निहाल नसीम एक आई हैं सिंगर, शी इज़ वेरी गुड। हाँ, जेन ज़ी जो नई जनरेशन आ जी, रही है। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बचपन में हमने इनको सुना तो हमें लगा कि ये कोई ख़ास चीज़ है। तो ऐसा कोई है पुराने ज़माने के सिंगर्स में से जिसकी गायकी आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? जी, बहुत ज़्यादा सिंगर्स हैं इस तरह के, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मेहदी हसन खान साहब, अच्छा, कुछ ये भी ऐसा भी होता है ना, हम लोग अपने मूड के हिसाब से गाने सुनते हैं। अभी थोड़ा लो हो रहे हैं तो ये सुनना शुरू कर देते हैं, अभी थोड़ा अच्छा मूड है तो ये सुनने लग जाते हैं। तो आपकी प्लेलिस्ट जनरली क्या होती है? मेरी प्लेलिस्ट मैं जो गाने गाता हूँ उससे बहुत डिफरेंट होती है। मैं गज़लें भी सुन रहा होता हूँ और कवाली का बहुत शौक रखता हूँ, उसमें भी इंटरेस्ट है। सबसे अच्छी गज़ल कौन सी लगती है? सबसे अच्छी गज़ल गुलाम अली साहब की, चुपके चुपके रात दिन। थोड़ा सा गुनगुना के हमें सुनाएं। चुपके चुपके रात दिन, इट्स अ बिग मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई और गज़ल अगर
नहीं, आप रिकमेंड करें, मैंने तो आपने कहा कि मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने कहा। ओके, मैं आपको एक और गाना सुनाता हूँ। ठीक है। ठीक है भाई। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा, कहीं से तू आ जा, आँखों में तेरी सूरत बसी है, तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। यू नो गुलाम अली की गजल, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई गलती हो जाए तो फिर बंदा पूरी जिंदगी रिग्रेट करता है। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। वेरी नाइस। अच्छा शहरोज़, अगर हम सिंगिंग के हवाले से ये बात कहीं, जैसा मैंने आपसे पूछा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके उस टाइम के फेवरेट होते हैं, फिर एक थोड़ा कंपैरिजन भी आ जाता है कि उस वक्त का जो म्यूज़िक था बहुत सूदिंग, बहुत कामिंग, और आजकल जो है अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमें समझ ही नहीं आता पहली दफ़ा सुनने में कि क्या है, रिपीटेडली बहुत सारी चीज़ें जो है सुननी पड़ती हैं, तब कुछ जाके समझ आने लगता है। तो कोई आपको इस तरह की चीज़ फ़ील होती है कि पहले का म्यूज़िक जो है वो बहुत मयारी था और उसमें जो सूदिंग और कामिंग जो इफ़ेक्ट था वो आजकल के म्यूज़िक में ज़रा कम होता है? ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। जिस तरह अभी भी बहुत गाने आते हैं जो सूदिंग हैं, लाइक आजकल एक बड़ा गाना ट्रेंडिंग में, कहानी सुनो, इट्स वेरी सूदिंग। और पहले जो सिंगर्स थे उनके पास ये था कि पहले गाने भी अच्छे होते थे और अब के गाने भी अच्छे हैं। सो यू कैन नेवर से कि पुराने गाने ही अच्छे थे अब नहीं हैं, और या अब अच्छे हैं पुराने नहीं हैं। अच्छा, आपने कहानी सुनो का जिक्र किया तो मैं चाहूँगी कि आप वो भी थोड़ा सा गुनगुना के सुनाएं। जी। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा शहरोज़, हम लोग ये देखते हैं, ये प्रैक्टिस बहुत आम है कि जब तक हमारा टैलेंट, हमारे सिंगर्स हों, एक्टर्स हों, म्यूजिशियंस हो, कोई भी हो, वो जाके हमारे हमसाए ममालिक में परफॉर्म करके वापस ना आए, हमें उनकी कदर कीमत का एहसास नहीं होता। हम उनको बहुत इजी ले रहे होते हैं। फिर जब वो जाते हैं वहाँ अपना टैलेंट दिखाते हैं, उनको बड़ा सराहा जाता है, तो हम भी उनको एक बड़ा आर्टिस्ट मानना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों है? कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाट आई बिलीव। और जब आर्टिस्ट वहाँ पे जाता है, वहाँ पे रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा है म्यूज़िक को। यहाँ पे हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है इंडिया से, तो उसकी वजह से यू नो वी गेट अफेक्टेड कि यहाँ पे हमें उस तरह का फेम नहीं मिलता। मगर वही आर्टिस्ट जब वहाँ से काम करके आते हैं तो उनको फेम मिल रहा होता है। लाइक यू नो आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, दे बिग नेम्स। लेकिन ये भी चीज़ हमें देखने में आती है कि फिर बहुत ज़्यादा उनको वहाँ से भी कभी कभार बैकलैश फेस करना पड़ता है। उनके कॉन्सर्ट्स 11th आवर बंद करा दिए जाते हैं, उनको पेमेंट्स का इशू कर दिया जाता है, उनको मतलब जिस तरह आपने कहा ना कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम सेकंड ग्रेड सिटीजन्स होते हैं, है ना, तो ये चीज़ उन्हें वहाँ पे फेस करनी पड़ती है। फिर भी वो बेचारे मजबूर होते हैं अपना टैलेंट वहाँ जाके मनवाने के लिए। तो हम यहाँ उनको वो इज़्ज़त, वो अहमियत क्यों नहीं देते? अभी भी अगर आप देखें, हमारी जितनी भी मूवीज़ बनती हैं उनमें कहाँ एक आधा कोई आतिफ असलम गाना गाते होंगे, अदरवाइज नहीं होता ऐसा। तो हम उन्हें यहाँ पे वो सिक्योरिटी क्यों नहीं देते कि उनको वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े? व्हाट आई बिलीव इज़ कि ना म्यूज़िक की बाउंड्रीज़ नहीं होती। एक आर्टिस्ट जो होता है वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि वो पाकिस्तान में ही रहे, उसको वर्ल्ड वाइड आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट भी करना चाहिए। उससे उसका एक्सपोजर भी बढ़ता है और वो ज़्यादा स्मार्ट होता है। तो यू नो मेरे ख्याल से कि यहाँ पे भी हमें वैल्यू करना चाहिए अपने आर्टिस्ट को, मगर एक आर्टिस्ट को चाहिए कि वो ना वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंसेस दे, गाने गाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे।
ठीक है। अच्छा, आखिरी गाना जो अभी आपका बीच में भी एक गाना बहुत वायरल हुआ था, वो आपने मुझे सुनाना है और उसके बाद हम फिर थोड़ी एविएशन के हवाले से बात करेंगे। राइट, अख्ता नशा उसका नाम है। उसके अंदर मेरे साथ फीचर कर रही हैं अरीका हक, और वो मैं आपको कुछ गुनगुना के सुनाता हूँ। तेरी अख दा नशा इंज चढ़िया, तेरी अख दा नशा इंज चढ़िया, के हथों जाम डुल ही गया, सोनिए कि मैं खाना भुल ही गया। होर अखियां ना तीर केड़ा मारिया, दिल साडा तेरे अगी हुण बस हारिया। साकिया वे जाम हुण साडे लई तू रहन दे, अक्खां तेरियां दा नशा सानू लैन दे। तैनू तक तक के मन नहीं भरिया, के हथों जाम डुल ही गया, सोनिए कि मैं खाना भुल ही गया। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शिरोज़ फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह अब आपका जब रमज़ान के बाद नया गाना आएगा तो उसके बाद भी हम लोग एक प्रोग्राम इनके साथ ज़रूर करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे एक और गेस्ट, एक और टॉपिक हमारे साथ मौजूद होगा। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है करियर काउंसलिंग के हवाले से है। करियर काउंसलिंग के हवाले से हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया के हालातों वाक़यात बदल रहे हैं, मुझे लगता है करियर काउंसलिंग के हवाले से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। जैसा हम लोग शो में शुरू में भी बात कर रहे थे, बच्चे जब होते हैं ना तो वो बचपन से ही उनसे पूछना शुरू कर दिया जाता है बड़े होकर क्या बनना है। ज़्यादातर लड़के जो है वो कहते हैं मैंने पायलट बनना है, और लड़कियाँ बहुत भी छलांग लगाती हैं ना तो कहती हैं जी मैंने लेडी डॉक्टर बनना है। और उन बेचारे बच्चों को, जाहिर है बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन माँ बाप का फिर काम होता है कि उनकी थोड़ी काउंसलिंग करना शुरू करें कि अच्छा ये बनना है, उस पर फोकस ना रहें, उस पर एक स्टैम्प ना लगा दें कि जी इंजीनियरिंग, डॉक्टर या पायलट के अलावा कोई शोबा ही ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जितना आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपनी फील्ड चूज़ करते हैं, आगे जाके फ्यूचर में आपको जॉब हासिल करने के लिए वो उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है, उतनी आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। क्योंकि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के हमारे मुल्क में माशाल्लाह से अब इतनी ज़्यादा बहुतात है कि उन बेचारों को नौकरियाँ ही उस तरह से नहीं मिल पा रही, उनके कैलिबर की नौकरियाँ उन लोगों को नहीं मिल पा रही। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जी जो शख्सियत मौजूद है, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, 10 साल का तकरीबन इनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, पढ़ाई से रिलेटेड लोगों के करियर काउंसलिंग का। बहुत सारे बच्चों को ये हेल्प कर चुकी हैं, बाहर के ममालिक में एडमिशन हासिल करने के लिए भी वो भी ये काम करती हैं, उसके हवाले से भी थोड़ा गाइड करती हैं कि अगर आपने व्हाट्सोएवर किसी भी फील्ड में बैचलर्स कर लिया है तो आप आगे किस किस फील्ड में मास्टर्स कर सकते हैं, जो आपकी इस डिग्री को भी सपोर्ट करेगा और आपको आसानी से फिर उसके बाद जॉब भी मिल जाएगी। हमारे साथ जी मौजूद हैं खतीजा रहमान। अस्सलाम वालेकुम खतीजा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। अच्छा खतीजा, जब आपके साथ पहले बात की थी उसके बाद बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आना शुरू हो गई कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमने सोचा कि एक और सेशन रखा जाए बाकायदा इस पर बात करने के लिए। जिस तरह मैंने कहा कि बच्चे बचपने में कुछ बातें कर जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वो उस पर स्टैम्प लगा देते हैं कि ये अब बड़े होके अगर ये ना बना जो इसने कहा है तो एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, शायद इसकी ज़िंदगी में एक हर्डल आ गई, ये वो गोल अचीव नहीं कर पाया जो उसने बेचारे ने नादानी में बनाया था। तो इस तरह से क्यों है हमारी सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी में एक्चुअली जो मैं बात जिसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हूँ और एट दिस पॉइंट मैं बहुत ज़्यादा उसको रियलाइज़ भी कर चुकी हूँ कि हम लोग रिसर्च नहीं करते। हमारे जो दादा परदादा, फादर मदर, उन्होंने जो भी अपना प्रोफेशन चूज़ किया है, तो जो बच्चा होता है बेचारा उस पर भी ये जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर अब्बू आपके डॉक्टर हैं तो आपने भी डॉक्टर ही बनना है, बेशक उस बच्चे का एप्टीट्यूड ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है स्कूल बेसिस पे कि एक तो बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाए, बच्चे के साथ बैठ कर फर्दर प्रोफेशंस पे डिस्कशंस की जाएँ, फर्दर लाइन ऑफ एजुकेशन पे डिस्कशंस की जाएँ
कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान में अब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको उनकी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स नहीं मिल रही हैं। मैं इस बात को 100% सेकंड करूँगी कि रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जिसमें जॉब किसी और मार्केट की थी और उसमें अप्लाई सिविल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कर रहे थे कि मतलब इतना ज़्यादा आपकी जॉब मार्केट जो है वो लिमिटेड हो चुकी है फॉर दीज प्रोफेशंस। लेकिन इसके अलावा जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ वो ये कि बच्चे को मतलब जब आप उस पर ये प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुमने साइंसेज ही पढ़नी है, क्योंकि साइंसेज के साथ हमारी शायद एक प्रेस्टीज एसोसिएट होगी हुई है कि अच्छा जी अगर घर में इसने साइंस ना पढ़ी तो ये तो मतलब जो है ना ये तो हम में से है ही नहीं ये तो मतलब फालतू है। हाँ, ये तो इस सोशल सर्कल से बाहर निकल गया है। तो ऐसा नहीं है, साइंसेज में आगे इतनी अच्छी फील्ड्स निकलती हैं। यहाँ तक कि आप इमेजिन करेंगे दुनिया में बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें वो बायोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसमें वो बायोलॉजी बीए भी कराते हैं। ओके जी, बीएस बायोलॉजी अलहदा होता, बीए बायोलॉजी अलहदा होता कि अगर किसी को इंटरेस्ट है ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ने का तो वो मतलब आर्ट साइड से जाकर आर्ट साइड से भी पढ़ सकता है। तो लेकिन ना अब ये इस तरह की चीज़ें हमें पता ही नहीं है, जिससे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे। एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न है, और दूसरा ये कि जो मुकाबलेबाजी होती है, क्योंकि हर ख़ानदान में इस तरह होता है एज मेट्स कज़न्स होते हैं, है ना, 2 महीने का फ़र्क है या 1 साल का फ़र्क है या इस तरह का। अब उनके साथ मुकाबलेबाजी, वो कैसे साइंस में चला गया, तुम कैसे आर्ट्स में जाओगे, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम्हें भी साइंस में जाना पड़ेगा। इस तरह के जो माइंड सेट्स हैं वो अभी तक 21वीं सदी में बैठ के भी हम ये बातें कर रहे हैं डिस्कस, ऐसा क्यों है? यही मतलब मैं दोबारा ये बात कहूँगी कि जो अवेयरनेस है और जो रिसर्च है वो पेरेंट्स को उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। बच्चा समझ जाता है, बच्चा तो मतलब उसको आप किसी तरीके में मोल्ड करो वो मोल्ड हो जाएगा। लेकिन जो ये बात है जो मुकाबलाबाजी है वो एक तो सबसे मतलब बच्चे की मेंटल हेल्थ को आप एक अफेक्ट करें। दूसरी चीज़ ये कि मैं समझती हूँ एक बच्चे का सही कंपटीशन वो खुद होता है। उसको खुद पता है मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको खुद पता है कि मैंने क्या मेहनत करनी है। XYZ से आप उसको जब भी कंपेयर करेंगे वो प्रेशर में आकर और बुरा परफॉर्म करता है। ठीक है, और वो इतना उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है इतना कि वो कहता है कि अच्छा जी मेरे पीछे तो मतलब मुझे तो मेरी खाला भी देख रही है, फुप्पो भी देख रही है, अम्मी अब्बू तो देख ही रहे हैं। ठीक है, और मैं अगर ये ना किया मैं तो मतलब कहीं का भी नहीं रहूँगा। तो ये वाली जो चीज़ है इसको जो है ना जो पेरेंट्स की स्कूलिंग इस मामले में होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है खदीजा, मुझे बताएं कि हम लोग जब भी सर्वे देखते हैं ना, दिल लिटरली करता है कि आप रोना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे मुल्क की सारी क्रीम बाहर जा रही है। उसकी आप रीज़न क्या समझती हैं? वो लोग भी ज़ाहिर है अपने मुल्क में रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन मजबूर हो जाते हैं क्या बाहर जाने के लिए? एक बात जो है जो यहाँ पे सबसे बड़ी रीज़न जो है जो यहाँ पाकिस्तान छोड़ के लोग बाहर जाते हैं और फिर बहुत मेरा ख्याल है हार्डली 1% या 2% लोग वापस आते हैं अपने मुल्क के लिए कुछ करने। वो भी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन का लेवल है वो उस तरह का नहीं है। यहाँ पे सैडली एजुकेशन में इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती ही नहीं है। अगर आप किसी भी वेस्ट की कोई भी कंट्री उठा के देख लें, वहाँ का कोई छोटा से छोटा कॉलेज या छोटी छोटी यूनिवर्सिटी, उसको फंडिंग्स मिलती हैं गवर्नमेंट से कि भाई तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, तुम अपने प्रोग्राम्स और इनोवेटिव बनाओ, तुम अपने बच्चों की हेल्प करो। एग्जैक्टली जो इस साल आप यकीन करें कि तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ एज ए काउंसलर कि अगर आप कोई कोर्स इस साल पढ़ रही हैं और मैं आपसे एक सेमेस्टर पीछे हूँ तो मैं उस कोर्स में एटलीस्ट 30% इनोवेशन पढ़ूंगी। जो अभी आप पढ़ रही हैं। ये मतलब ये वेस्ट में प्रैक्टिस है। वेस्ट में प्रैक्टिस और आपको पता है कि हमने भी वही चीजें पढ़ी हैं जो हमारे पेरेंट्स ने पढ़ी हैं। एग्जैक्टली अभी तक पाक स्टडीज में वही चीजें पढ़ाई जाती हैं। वही 14 नकात हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं। वही मुझे याद है, एक मुझे बहुत वो था जो मुझे ये याद ही नहीं होता था कि किस मुल्क में कपास और चावल की फसल कितनी उगती है, और वो सारे एशिया के मुमालिक थे और वो एग्जैक्ट फिगर्स मुझे कभी याद नहीं होते थे। हो ही नहीं सकते। हाँ। मतलब और अगर मैं कर भी लूँ तो क्या फ़ायदा है उनका? आप कर भी ले तो क्या फ़ायदा, मतलब चलो
किसी ऐसे बंदे से इंटरेक्शन हो जाए जो कि जिसको हिस्ट्री की बहुत नॉलेज हो, ठीक है, आपसे आपको फिर इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री की तरफ तो आपको मतलब इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि मतलब आपको पाकिस्तान की वो चीज़ें पढ़ाई जाएं जिसमें मतलब कोई इनोवेशन नहीं है, कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं है आज तक। आप एक ऑब्सोलीट कोर्स पढ़ रहे हो जिसका आपको आगे कहीं कोई फ़ायदा नहीं होना। तो ठीक है खदीजा, मुझे बताएं कि लास्ट एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि तकरीबन 4000 के करीब पाकिस्तान में इस वक्त PhD डॉक्टर्स इस तरह के हैं जिनके पास जॉब नहीं है। और अगर हम उसी के कंपैरेटिवली देखें कि टिकटॉक पे जो बंदा ट्रेंड कर रहा है वो किस तरह से मशहूर हो रहा है और उसको सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, उसको ड्रामा में भी चांस मिल रहा है, तो क्या यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि पढ़ाई को छोड़ो हम भी कुछ इस तरह की उटपटांग हरकत करके मशहूर हो जाते हैं? ये जो शॉर्टकट्स हैं वो तो आपको पता है कि हमारी नेशन बहुत ज़्यादा शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहती है कि मतलब 2 मिनट में अगर आपको फेम मिल रहा है और एक जगह आपको 18-20 साल अपनी ज़िंदगी के लगाने पड़े और इसके बाद भी आपको फेम नहीं मिल रहा, भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ी हाँ, है, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है, एग्जैक्टली कि आपको बहुत सी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी हैं और मतलब डिपेंड करता है आपके सोशल सर्कल से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है फैमिली का, फैमिली में आपने क्या मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और यहाँ पे टिकटॉक में आप सिर्फ अपने कमरे में बैठे हो बस और आपने एक वीडियो बनाई या तो आप वायरल हो गए और उसमें आपने इतनी एफर्ट भी नहीं की, ठीक है, तो वो मतलब दिस इज एक्चुअली शॉर्टकट है ना फेम के लिए। तो ये एक है बहुत बड़ा अलमिया हमारी सोसाइटी का कि हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हालांकि शॉर्टकट आपको कितना सक्सेसफुल कर देगा और कितने अरसे तक कर देगा, एक टाइम आएगा वो डाई डाउन हो जाएगी। एजुकेशन कभी डाई डाउन नहीं होती। ट्रू। खदीजा, मुझे बताएं कि जितने भी बच्चे अभी आपके पास आते हैं करियर के हवाले से पूछने के लिए, आजकल के सिनेरियो में रहते हुए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन उनको आप क्या देती हैं? उन्हें किस किस्म का करियर जो है वो चूज़ करना चाहिए? हमेशा जब स्टूडेंट आता है तो वो जब भी किसी कंट्री के बारे में बात करता है तो सबसे पहले वो मतलब जब आप ये बात करते हैं कि अच्छा जी मैम मेरी वहाँ पे कितना एक्सपेंसेस क्या होंगे, एस्टिमेटेड बजट मुझे क्या चाहिए, सब कुछ, तो एक सवाल उनका ये होता है ये जो मैं डिग्री पढ़ने जा रहा हूँ इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ट्रू। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका हमेशा उस डिग्री पे होता है जो कि स्टेम बेस्ड डिग्री होती है, उसका ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकियों का नहीं होता, लेकिन स्टेम बेस्ड डिग्री जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ का पोर्शन इन्वॉल्व हो उसका बहुत ज़्यादा ROI होता है। ठीक है। तो हमेशा मतलब अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ पहले टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा हुआ अपना साइंसेस का उसका बैकग्राउंड नहीं है तो अब तो ऐसी डिग्रीज आ गई हैं जिसके लिए आपको साइंसेस का बैकग्राउंड होना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है। आप जब अपना बैचलर्स करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपना बैचलर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में किया और मैं आगे पढ़ना चाह रही हूँ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मुझे पता है कि जो है ना आगे की जो दुनिया है वो इट इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर साइंस, तो मैं कंप्यूटर साइंस, मुझे वेस्ट में कोर्स ऑफर होता है जो कि है कंप्यूटर साइंस कन्वर्जन कोर्स, जो कि नॉन ट्रेडिशनल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो स्पेशली डेवलप किया जाता है। तो इसलिए जब आप अपना कोर्स चूज़ कर रहे हों या फिर अगर अपनी यूनिवर्सिटी और कंट्री चूज़ कर रहे हों तो पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि वहाँ पे जाकर आपने जो कोर्स चूज़ किया है कि उसके अंदर कितनी आपकी जो है इंडस्ट्रियल लिंकेजेस हैं, ठीक है, कि आप अपने 4 साल अगर आप अपना बैचलर्स कर रहे हो और अगर आप अपना मास्टर्स कर रहे हो तो 1 साल 2 साल कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि आप वहाँ पे कितना एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस ले सकते हो ड्यूरिंग योर डिग्री। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनका रोल प्ले होता है जब मैं किसी को काउंसिल कर रही होती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स किसी स्टूडेंट को वहां पहुंचाना मकसद नहीं होता, उसकी आगे की सारी लाइफ आपको सॉर्ट आउट करनी है, आपने उसको पूरा रोड मैप देना है कि देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो, ये पढ़ लो, फिर उसके बाद आगे ये कंपनीज तुम्हारी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक है, यहाँ से तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी, इस सेमेस्टर में तुमने ये करना है, इस सेमेस्टर में तुमने ये इंटर्नशिप, शुरू में जाओगे और जॉब्स करोगे, ऑफ कोर्स कोई कंपनी ऐसे नहीं लेगी इंटर्नशिप, और आफ्टर 4 इयर्स या फिर आफ्टर 2 इयर्स जो आपकी मास्टर्स की डिग्री होती है उसके बाद भाई तुम्हारी ज़िंदगी सॉर्टेड है।
तुम्हें इतना इतना मिलेगा सैलरी, और तुम्हारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तुम बात कर रहे हो तो मैक्सिमम 1 साल 2 साल के अंदर तुम्हें काफ़ी अच्छा ROI हो जाएगा। ठीक है, खतीजा ने जिस तरह से कहा है ना कि 2 साल 3 साल बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो हसीन होने वाली है, ये मुझे वो 2 साल वाली बात याद आई है कि माँ बाप कहते हैं 2 साल बस पढ़ लो 9th मैट्रिक, उसके बाद आसानियाँ ही आसानियाँ, और हम वो आसानियाँ जो है ना अभी तक ढूंढ रहे हैं। बाद नहीं आती है आसानी बिल्कुल भी। खतीजा मुझे बताएं कि बच्चों की करियर काउंसलिंग आप क्या रिकमेंड करती हैं, कहाँ से शुरू हो जानी चाहिए? वो 9th मैट्रिक में हो तब हो जानी चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, यूनिवर्सिटी के एडमिशन ले रहे हों, कब उनको आपको बताना चाहिए कि आप किस फील्ड में आए? अच्छा, तो ये बहुत अच्छा सवाल है जो कि मैं खुद लोगों को बहुत ज़्यादा, ये मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं कहती भी हूँ कि अगर आप देखें तो आपको स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग ग्रेड 8 से करनी चाहिए, क्लास 8 से। ठीक है, क्लास 8 में उसको काफ़ी समझ होती है, उसने अपने आइडियाज़ भी बना लिए होते हैं, वो डिफरेंट फील्ड्स की तरफ इंक्लाइन भी हो रहा होता है कि अच्छा जी मैं ये फील्ड ऑप्ट करूं या ये करूं। ठीक है, तो उस वक्त आपको बैठ के उसके साथ डिस्कशंस करनी चाहिए कि अच्छा जी लेट्स से कि अच्छा ग्रेड 8 का बच्चा छोटा बहुत होता है, लेकिन इस पूरी दुनिया में इंटर्नशिप करने का कोई सेट वो नहीं है, एज लिमिट नहीं है। हाँ, आप उसको तब से प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आए, उसको समर्स में थोड़ी सी इंटर्नशिप कराएं, कोर्सेज कराएं डिफरेंट, उस बच्चे को खुद अपना पोटेंशियल पता चलेगा कि मैं तो जी आर्ट्स का बच्चा हूँ, मैं साइंसेज में क्या कर रहा हूँ, या मैं पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छा हूँ। एग्जैक्टली, मैं कम्युनिकेशन लीडरशिप पढ़ूँ आगे, या फिर मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ तो मैं मार्केटिंग का कोई कोर्स करूं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना अपनी A लेवल्स के एंड पे आकर या फिर अपने FSC के एंड पे आकर तभी अगर आप किसी करियर काउंसलर से मिलें या फिर आप किसी से बैठकर अपनी फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करें। आप जितना पहले डिस्कशन करते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होता है, आपकी सारी जो लाइफ है आपके सामने स्ट्रीमलाइन हो जाती है। वो जो कहते हैं साफ नजर आने लग जाता है। साफ नजर आ जाता है सब कुछ जो है ना, आपको पता है कि अच्छा आप अपना खुद रोड मैप बना लेते हो कि यार मैंने अभी ये करना है, इसके बाद गर्मियों की छुट्टियां आएंगी उसमें मैं ये अचीव करूंगा गोल, और साथ पर इसका फायदा क्या होता है, आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो रही होती है। ठीक है, तो फिर जब आप पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें या बाहर कहीं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें तो वो सबसे पहले आपको एज अ होल पर्सन देखते हैं। सिर्फ ग्रेड्स तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, लेकिन अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या लेकर आ रहे हो आप। ठीक है, आपने इंटर्नशिप्स की, अच्छा आप मार्केटिंग पढ़ना चाह रहे हो, आपने मार्केटिंग से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस गेन किया अपनी हाई स्कूल में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जितना आप जल्दी स्टार्ट करो उतना ही स्टूडेंट के लिए बेहतर होता है, पेरेंट्स से प्रेशर कम होता है। पेरेंट्स अगर कोई जो है अगर वो दूसरे भी स्कूल ऑफ थॉट से कि अच्छा जी बच्चे ने डॉक्टर बनना है तो तब तक वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका तो जी पोटेंशियल ही इसमें। खदीजा, बहुत सारे जो लोग हैं जब हम उन्हें कहते हैं कि आपको स्कूल में एज अ सब्जेक्ट या एज अ काउंसलिंग सेशन ये बताना शुरू कर देना चाहिए तो वो इस चीज़ को बहुत माइंड करते हैं। जिससे आपने बात की ना कि आपके फादर अगर डॉक्टर हैं तो बच्चे ने भी डॉक्टर ही बनना है, उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और वो कहेंगे कि हमारे बच्चे में पोटेंशियल है। अगर ये तो हम उन बच्चों की बात कर रहे थे ना जिनमें पोटेंशियल नहीं है, अगर एक बच्चे में पोटेंशियल है तब भी क्या ये उसकी मर्जी नहीं होनी चाहिए कि उसने क्या पढ़ना है? और पेरेंट्स को तो मैंने आजकल देखा है पढ़ाई तो पढ़ाई, जॉब में भी वो उनको बता रहे होते हैं तुमने ये जॉब नहीं करनी, ये तो कोई जॉब ही नहीं है, तुमने ये इंटर्नशिप नहीं करनी, ये तो कोई इंटर्नशिप नहीं है। भाई आप उनको थोड़ा सा खुद मुख्तार होने देंगे तो वो अपने बलबूते पे कुछ करेंगे ना। एग्जैक्टली ये जो है बिल्कुल आपने करेक्ट बात की, बिकॉज बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं उनकी मेरा ख्याल है बच्चों की मिड लाइफ जो आपका होता है समवेयर अराउंड 40 या 50 तब तक अगर आपके पेरेंट्स आपके आसपास हैं तो उनकी इंटरफेरेंस रहती है लोगों की ज़िंदगियों में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है, बट मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभार किसी इंसान को थोड़ा सा फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो खुद को एक्सप्लोर कर सके। अगर किसी स्टूडेंट में है ऐसा पोटेंशियल कि वो आगे डॉक्टरी करना चाहता है या वो इंजीनियर या वो अपने अब्बू का प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहता है तो ये उसकी मर्जी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये करना है। मैंने ये करना है। ठीक, और मतलब आपके
वालिद को या आपकी वालिदा को इतना आपको रूम देना चाहिए कि आप वो ये ना कहें कि अच्छा बेटा क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो तुम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। हाँ। ठीक है, वो कहेंगे अच्छा जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरी फील्ड में ये सब कुछ है, ठीक है, प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, तुम बहरहाल देख लो, तुमने आना है तो क्या करो, नहीं तो कुछ और कर लो। ठीक है खदीजा, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी जी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी वस्फ, और हम चलेंगे फिटनेस सेगमेंट की तरफ। तो लें एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग आ चुके हैं फिटनेस सेगमेंट की तरफ, और हमारे साथ मौजूद हैं वस्फ। जी वस्फ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या बताने वाली हैं आज? आज हम बात करने वाले हैं, बल्कि बात नहीं करेंगे, आपको वर्कआउट करके दिखाएंगे, वर्कआउट रूटीन करके दिखाएंगे। आपको याद होगा प्रीवियस सेगमेंट में हमने आपको बताया था कि कौन सा बेस्ट टाइम है वर्कआउट करने का, और मैंने आपको बताए थे 3 ऐसे जो बेस्ट टाइम है जो प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं आपके लिए, और उनमें बहुत सारा आपको फ़ायदा भी मिलेगा वर्कआउट करने का। तो एक जो वर्कआउट टाइम मैंने आपको बताया था वो था बिफोर सहरी, घंटा 1.5 घंटा पहले आप सहरी से में उठकर आप वर्कआउट कर सकते हैं, और उस वर्कआउट में आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, कार्डियो भी कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप सहरी एज अ पोस्ट वर्कआउट मील ले सकते हैं, देन उसके बाद आप दिन के पूरे काम कर सकते हैं। तो एक ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। देन सेकेंड बेस्ट टाइम जो है जस्ट बिफोर अफ्तारी, और ये वो वाला टाइम है जो जिन लोगों का गोल है कि वो फैट लॉस करना चाह रहे हैं, वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम उनके लिए बेस्ट है, और इसको फास्टेड कार्डियो भी हम कह सकते हैं। और इस टाइम पर बस एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि इस टाइम पर आपने वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया कि वेट ट्रेनिंग जब भी आपने करनी है उस वक्त आपके जो एनर्जी सोर्स होते हैं वो पूरे होने चाहिए, आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, तब आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब फास्टेड स्टेट में ही होगा क्योंकि आपने रोज़ा रखा हुआ है, और अब अफ्तारी का टाइम करीब आ गया है, और अब इस टाइम ऑब्वियसली आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, इतनी आप में जान ही नहीं होगी, तो इस टाइम आपने कार्डियो करना है। ठीक हो गया, फास्टेड कार्डियो आपने करना है। एंड देन जो नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया हुआ है जिसमें आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, दैट इज़ आफ्टर अफ्तारी। अफ्तारी के 2 से 2.5 घंटे के बाद जब आपने अफ्तारी कर ली, आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई है, नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आपने मसल गेन करना है, अपना साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो इस टाइम आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिम में जाकर बिल्कुल फुल फ्लैज वर्कआउट आप अपना दे सकते हैं। तो ये 3 ऐसे टाइम्स हैं जो आपके लिए प्रैक्टिकल भी हैं और बहुत ज़्यादा अफेक्टिव भी हो सकते हैं। अगर आप परफॉर्म करें वर्कआउट तो इससे आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ रूटीन शेयर करने वाली हूँ वो है फास्टेड कार्डियो की, जो हम लोग अफ्तारी से पहले करेंगे। तो रूटीन आपको भी करके दिखाते हैं। हम अपने क्यू कार्ड को इधर रखते हैं ताकि साथ साथ हम एक्सरसाइजेस भी देख लें। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वार्म अप से आपने स्टार्ट करना है, और जो भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करने वाले हैं उस एक्सरसाइज को वहाँ तक आपने परफॉर्म करना है जहाँ तक आप में एनर्जी है। ये नहीं कि आप बोल रहे हैं कि नहीं फास्टेड कार्डियो कर रहा हूँ और मैं एक एक्सरसाइज को पूरे 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स पूरा परफॉर्म करूँगा या करूँगी। तो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, क्योंकि अब आप बीच में पानी नहीं पी सकते। तो जहाँ तक आपकी बॉडी इजाज़त दे तो वहाँ तक ही आपने वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मार्च से। वार्म अप मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊंगी क्योंकि हमने काफ़ी पहले वार्म अप शेयर किया था। अगर आपको वार्म अप नहीं पता तो आई कैन जस्ट शो यू। आप सिंपल मार्च से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये करते करते आप थोड़े से हॉप्स करने शुरू हो जाएंगे। अगेन 10 to 15 सेकेंड्स आप हॉप्स करेंगे, ये अपना हार्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, एंड देन इसी में हम जंपिंग जैक्स भी स्टार्ट कर लेंगे। अगेन 15 to 20 सेकेंड्स आप जंपिंग जैक्स करेंगे। जंपिंग जैक्स करने के बाद आप 15 to 20 सेकेंड्स हाई नीज करेंगे। अब ये सारी एक्सरसाइजेज वार्म अप की हैं और इसमें आप अपना हार्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी थोड़ी हीटअप होगी, सेम यही जो भी एक्सरसाइजेस के इनके 2 राउंड्स बनाएं और 20 सेकेंड करके आप वार्म अप कर सकते हैं। ये वार्म अप का पहला पार्ट है जिसमें हमने अपना हार्ट रेट इंक्रीज़ किया, अपने मसल्स को वार्म अप किया है। सेकेंड पार्ट है डायनेमिक स्ट्रेचेस, जिसमें हम मसल्स को एक्टिव करेंगे ताकि वो मेन वर्कआउट कर सकें। 8 टाइम्स आपने क्लॉकवाइज करने हैं एंड देन 8 टाइम्स आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस देनी है। देन आप करेंगे टोर्सो रोटेशन 8 टाइम। और जब आप ये परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है आपकी बैक से क्रैक्स की आवाज़ आए, तो दैट्स फाइन, इट्स ओके। देन थर्ड हम जाएंगे साइड डिप्स। 8 टाइम्स हम साइड डिप्स करेंगे। बॉडी सीधी रखनी है, बस इसमें ये नहीं करना कि आपने हिप को मूव करना है, इसमें अपर बॉडी को आप मूव करेंगे, ठीक हो गया। देन इसी में हम टांगे खोलेंगे अपनी, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और हम अपने अल्टरनेट टोस को टच करेंगे।
एट द सेम टाइम हमारी बैक और हमारे नी स्ट्रेट रहेंगे। देन हम यहीं से थोड़ा सा बैठ जाएंगे नीचे की तरफ, इनर थाई को स्ट्रेच देंगे, बैक स्ट्रेट, देन दूसरी साइड पर हम शिफ्ट हो जाएंगे एंड देन दूसरी साइड के इनर थाई को स्ट्रेच दिया। यहीं से हम इनटू लंज पोजीशन आएंगे, अपने जो हिप फ्लेक्सर्स हैं उसको स्ट्रेच करेंगे एंड देन यहाँ से हम टर्न होके दूसरी साइड पर स्ट्रेच करेंगे। देन थोड़ा सा आर्म स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर्स को, ट्राइसेप को और दूसरी आर्म के भी मसल्स को हम स्ट्रेच करेंगे, फोर आर्म को स्ट्रेच करेंगे। अब ये जो बॉडी मेरी हो गई है 5 से 7 मिनट के बाद वार्म अप हो गई है, हमने डायनामिक स्ट्रेचेस भी कर लिए, अपना हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कर लिए। नाउ इट इज़ मेंटली एंड फिजिकली रेडी फॉर द मेन वर्कआउट। हम कर रहे हैं फास्टेड कार्डियो, जो हम अफ्तारी के बाद करेंगे। पहली एक्सरसाइज है हमारी बर्पी। बर्पी की मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप फास्टेड स्टेट में तो आप मॉडिफाइड वर्जन करें, जिसमें यू आर गोइंग टू गो इनटू अ स्क्वाट पोजीशन, एक टांग पीछे, दूसरी टांग पीछे, वापस ऊपर एंड खड़े हो जाना है। अगर आपको लगता है कि आप में इतनी एनर्जी है कि आप इसको इंटेंस फॉर्म में भी कर सकते हैं तो यू कैन डू इट लाइक दैट। ठीक हो गया? बट मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप न्यू भी हैं, शुरू में वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसको मॉडिफाइड वर्जन में रखें। इसको आप 20 सेकंड परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं लेकिन आपको लगता है आप पहले से वर्कआउट कर रहे हैं तो आप 30 सेकंड भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है हमारे पास 2 स्क्वाट जंप्स और 2 सिंपल स्क्वाट्स। सिंपल 2 स्क्वाट जंप, डाउन इनटू स्क्वाट, 1 2 स्क्वाट जंप्स एंड देन 2 सिंपल स्क्वाट्स, देन 2 स्क्वाट जंप्स एंड 2 सिंपल स्क्वाट्स। अगर आपको लगता है कि स्क्वाट जंप ज़्यादा आपके लिए इंटेंस हो रही है और आपका सांस आपको बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है तो जस्ट गो विद द सिंपल स्क्वाट्स। मैंने कॉम्बिनेशन इसलिए डाले हैं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी आ जाए, और अगर आपको लग रहा है कि वैरायटी करनी मुश्किल हो रही है तो आप एक ही एक्सरसाइज के साथ स्टिक कर सकते हैं उस एक्सरसाइज में, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ना हो। देन 4 माउंटेन क्लाइंबर्स एंड 4 हाई नीज। हम प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे इधर, 1 2 3 4, देन हम फॉरवर्ड खड़े हो जाएंगे एंड देन 1 2 3 4। इसको आप थोड़ा इंटेंस करना चाहते हैं तो आप बर्पी की तरह जंप बैक फास्ट में 1 2 3 4, जंप फॉरवर्ड एंड 1 2 3 4। अगेन मॉडिफाइड वर्जन भी आपको साथ साथ बता रही हूँ और जो एडवांस वर्जन है वो भी बता रही हूँ, ताकि यू हैव टू पिक एंड चूज़ कि आप कौन सी एक्सरसाइज ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन 20 to 30 सेकेंड आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, देन मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 2 रोलिंग प्लैंक्स विथ प्लैंक जैक्स एंड जंपिंग जैक्स। सीधे आपने मैट की स्टार्टिंग पे खड़े हो जाना है एंड देन हाथों से इस पोजीशन में आना है, रोलिंग प्लैंक, इधर 2 प्लैंक जैक्स एंड देन कम बैक अप एंड 2 जंपिंग जैक्स। ठीक हो गया? अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है 2 प्लैंक जैक्स तो आप सिंपल रोलिंग प्लैंक्स भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप प्लैंक जैक्स भी बीच में इंक्लूड करें, सिंपल रोलिंग प्लैंक भी आप कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है थर्ड लास्ट एक्सरसाइज, पुशअप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, चेस्ट के लिए। और जितने आप पुशअप्स करेंगे उतनी ही आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ओके, आपके जो हाथ हैं वो आपके शोल्डर से आगे नहीं होने चाहिए, शुड बी डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर्स एंड यू डूइंग सिंपल पुशअप्स। ओके, ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप। तो ये पोजीशन हो गई आपकी पुशअप्स के लिए। पुशअप्स का पोस्चर प्लीज़ ध्यान से देखें। अगर आपको समझ नहीं आती तो यूट्यूब में पर्टिकुलरली लगाएं कि आप कैसे पुशअप्स अचीव कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप हमने भी बहुत दफ़ा बताया हुआ है, लेकिन आप दोबारा कर सकते हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं बाइसिकल क्रंचेस, ये वाली एक्सरसाइज। अब हम अपनी कोर की करेंगे, उसमें ये है ये एक्सरसाइज, 1 लेग एट अ टाइम। 15 से 20 सेकेंड आप बाइसिकल क्रंचेस देंगे। ये आपके ओब्लिक्स और आपके कोर के मसल सबको टारगेट करिए। एंड देन लास्ट में हम करेंगे प्लैंक होल्ड। एल्बोज शुड बी डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर्स, बैक स्ट्रेट, पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। लुक फॉरवर्ड, होल्ड दिस पोजीशन एंड कीप ब्रीदिंग। इसको भी 20 to 30 सेकेंड्स, जितने टाइम भी आप इजीली कर सकते हैं उस टाइम तक करना है। तो ये हमने आपको एक कंप्लीट फास्टेड कार्डियो का सर्किट बना के दिया है। अब इसमें से आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस चीज़ को चूज़ करना है, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए एप्लीकेबल है, जो आप कर सकते हैं इजीली। तो आपने अपनी एक्सरसाइज को चूज़ करना है एंड देन अपने टाइम फ्रेम आपने चूज़ करना है।
कि आप 20 सेकंड कर सकते हैं, आप 30 सेकंड कर सकते हैं। एंड देन इस सर्किट को बना के आपने इसको राउंड्स में करना है। 1 राउंड कर सकते हैं, 2 राउंड कर सकते हैं, 3 राउंड कर सकते हैं, आपकी अपनी कंडीशनिंग पर ये डिपेंड करता है। तो ये फास्टेड कार्डियो का सर्किट था, तो ये आप अफ्तारी से पहले बिल्कुल लाजमी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बस, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों की भी कोई क्वेरीज हों फिटनेस के सेगमेंट से रिलेटेड तो कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। खदीजा, मुझे ये बताएं कि बच्चे जो हैं बहुत हसास भी होते हैं। हम लोग पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। ये तो हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते होते हैं, लेकिन उनको कहा जा रहा होता है कि नहीं, तुम लोगों ने बिज़नेस करना है, अगर तुम इस बिज़नेस को नहीं देखोगे तो ये इतना बड़ा बिज़नेस हमने किसके लिए खड़ा किया है, इसको कौन देखेगा। तो उनके लिए फिर आगे क्या है? वो तो चाह रहे हैं कुछ और बनना, फॉर सपोज पायलट बनना चाहते हैं, फॉर सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, लेकिन फोर्सफुली उनको बिज़नेस में पुश किया जा रहा है कि आपने बिज़नेस करना है। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि मतलब ऑफ कोर्स एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो उनको ये आइडेंटिफाई करा सके कि मैं जो है मुझसे ना हो पाएगा कर भी अगर लूँगा हाँ। तो मुझे ज़रा इतना टाइम दें कि मैं ज़रा खुद से कुछ समझ भी सकूं कि अगर मैंने एक बिज़नेस रन करना है तो मैं शायद बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ के ज़रा थोड़ी सी फॉर्मल एजुकेशन लेकर फिर बिजनेस को बेहतर तरीके से कोई ज़्यादा हाइट्स पे लेके जा सकूं। वरना तो अभी ये बिज़नेस जिस तरह से चल रहा है इसी तरह चलेगा। ठीक है, जो मेरे अंदर स्किल्स आपने डाल दी या जो मैंने अपने इर्द गिर्द से लेकर चलाने की कोशिश की, तो वैसे मेरे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी इसको कि लेजर्स कैसे बनते हैं, टैक्सेशन क्या होती है, इनकम कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही है, तो ये मेरे पास उस तरह से नॉलेज नहीं होगा जो मैं पढ़ के गेन कर सकता हूँ। और उसमें फ्रॉड के कितने ज्यादा चांसेस आपके साथ हो सकते हैं, है ना? क्या आपको किसी चीज के बारे में जब पता ही नहीं है, आप होली एंड सोली किसी और पे डिपेंडेंट है हर काम के लिए, तो फिर वो बंदा तो हो सकता है फायदा भी उठा ले आपका। बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास बहुत लेट होता है कि हमें पढ़ाई अपनी कंप्लीट करनी चाहिए थी या हमें उसे वहाँ से कंटिन्यू कर लेना चाहिए। तो इस तरह के लोगों के लिए आप क्या मशवरा देंगी कि उन्हें किस तरह की फील्ड में जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह से अपनी जो एजुकेशन जो उनकी रुक जाती है उसे कंटिन्यू कैसे करें? अच्छा, जब एजुकेशन रुक जाती है तो बहुत से लोगों का ये होता है कि अच्छा जी अब तो मैंने अपनी लास्ट डिग्री किए हुए या मैं मुद्दतें गुजर गई, ड्रॉप आउट हुए वो बहुत टाइम हो गया है, मैं नहीं कर सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एजुकेशन में कोई डेड एंड्स नहीं होते। ठीक है कि कहीं भी आपको कुछ ना कुछ जो है ना सोल्यूशन मिल जाती है जिससे आप आगे का अपना जो रास्ता है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन डिग्रीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप अपने घर की कन्वीनियंस के अंदर बैठे हुए आप ऑनलाइन जो है वो डिग्रीज जो है वो अवेल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं से भी एट द एंड ऑफ द डे आपको उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही होगी। ठीक है, वो बेशक यूनिवर्सिटी यूके में है, यूएस में है, कनाडा में है, कहीं भी है आपको उस यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो इंसान आगे पढ़ने की ख्वाहिश नहीं रखता और वो कहता है कि अच्छा हो कि मतलब अब तो बहुत देर हो गई, तो फिर उसको ये एक्स्ट्रा जो कोर्सेज होते हैं वो करके स्किल्स गेन करे। जो जिस फील्ड में जाना चाह रहा है उस फील्ड के हवाले से थोड़ी सी तो नॉलेज गेन करे ताकि उसको यही वही वाली बात कि फ्रॉड का एलिमेंट आपके साथ ना हो। ठीक है, कि आपको इतनी नोहा हो अपनी फील्ड के बारे में कि आप किसी से बैठ के डिस्कशन करो, आप उसको बता तो सको कि आप कर क्या रहे हो और आपके अंदर ये जितना भी स्पार्क आया ये आया कहाँ से है। ठीक है खदीजा, कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो फील्ड वर्क में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको अपनी चीज़ समझा नहीं पाते, उनको नहीं बता पाते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चीज़ करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए अपने थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने के लिए आप क्या गाइडलाइन देंगी? कोई इस तरह के कोर्सेज़ करें, इंग्लिश के कोर्सेज़ करें, या किस तरह से वो अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बनाएं? देखिए, कम्युनिकेशन जो होती है क्या एक बेसिकली एक आर्ट है ये। ठीक है, और मेरा ये मानना है आप जो भी बोल रहे हो आप बोलो। ठीक है, बेशक गलत ही कह रहे हो, आपको किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप जिसके पास जितनी नॉलेज है आप बात करो। जब तक आप अपनी ये खुद से शाइनेस का जो बबल है वो आप नहीं बर्स्ट करोगे आप आगे नहीं मूव कर सकते। ठीक है, आप किसी को कम्युनिकेशन के थ्रू आप कायल नहीं कर सकते, किसी को आप अपनी बात आगे नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, क्योंकि लोग जिस किस्म की सोसाइटी में एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं और जिस किस्म का ये दुनिया बनती जा रही है,
जो नहीं बोलता वो पिसता ही है। हाँ। वो फर्दर पिसी जा रहा है, पिसी जा रहा है, और जो बोल रहा है वो कह रहा है कि अच्छा जी ऊपर 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 ऊपर। तो यस, एक चीज़ ये कि अगर आपने अपने आप को इंग्लिश में अच्छा करना है, फ्लुएंट करना है, तो ऑफ कोर्स रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है उसके लिए, ठीक है। अगर आपको रीडिंग का शौक नहीं है तो आपको अंग्रेज़ी ड्रामे, अंग्रेज़ी फिल्में, ठीक है, अंग्रेज़ी सीरीज़ देखनी चाहिए। वो देख के भी बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि अब बहुत से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं इस पे, कम्युनिकेशन पे, रिटन राइटिंग बोथ, रीडिंग पे, स्पीकिंग पे, तो इसके जो है, और कभी कभार कुछ कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं ऑनलाइन। खदीजा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे जी। अभी हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम फॉरेन कंट्रीज़ में एजुकेशन के हवाले से पूछेंगे खदीजा से, और ऑनलाइन कोर्सेज जो बाहर के ममालिक में नहीं जा सकते वो ऑनलाइन कोर्सेज किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में पूछेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी, वेलकम बैक टू द शो। लास्ट कुछ मिनट्स हैं हमारे पास। मैंने खतीजा आपसे ये पूछना है कि जिस तरह हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ऑनलाइन कोर्सेज़ का और फ़ॉरेन जो हम जाके पढ़ाई हासिल करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर है बाहर नहीं जा सकते, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, उनको आप क्या गाइडलाइन देंगी कि वो ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करें, कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आपने वेबसाइट्स भी इवन बतानी है, ठीक है, और किस किस चीज़ में करें, और उसके बाद फिर हम फ़ॉरेन जाके पढ़ने के हवाले से भी पूछें। अच्छा, जो ऑनलाइन डिग्रीज़ होती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही होती हैं, ऑफ कोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अच्छा। उनकी एक सर्टेन जो है ट्यूशन फ़ी होती है, वो ट्यूशन फ़ी थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू कि आप कैंपस में जाके पढ़ो, ठीक है, लेकिन वो इतनी भी कम नहीं होती कि मतलब आप हर बंदा अप्लाई कर सके। एग्जैक्टली। तो अगर आपके मतलब है बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, अफोर्डेबिलिटी इशू है, तो फिर मतलब यही है कि आप यहाँ पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में आप इनरोलमेंट करें। दूसरी जो वैसे अगर आपको कोई स्किल अपना पॉलिश करना है, या फिर अगर आपने कोई कोडिंग सीखनी है या कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए जो वेबसाइट्स अवेलेबल होते हैं वो एक कोर्सेरा है, एक यूडेमी है। ये दो, कोर्सेरा है और दूसरी यूडेमी है। हाँ। ठीक है। तो ये दोनों जो वेबसाइट्स हैं ये इनके अंदर इतना रिसोर्स मटेरियल है कि मतलब ऑफ कोर्स जब मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं भी आजकल एक कोर्स कर रही हूँ जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फ्री कोर्स है, और है भी वो कम्युनिकेशन और लीडरशिप का कोर्स। क्या बात है, ठीक मतलब है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी फ्री कोर्सेज करा रही है। अगर आप करना चाहें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है दुनिया में, है ना? बिल्कुल। और ये ऐसे कोर्सेज जो फ्री कोर्सेज होते हैं उनका कोई प्रेशर नहीं होता, आप अपनी पेस पे करते हैं। उन्होंने एक टाइमलाइन दी हुई होती है कि आप जो है मैक्सिमम 6 मंथ तक ये कोर्स जो है कंप्लीट कर लें। तो आपके पास टाइम 6 मंथ्स बहुत आइडियल टाइमलाइन है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप रात के वक्त बैठें, देखें। और वो कोर्सेज कोई ऐसे नहीं होते जिसमें आपने कोई असाइनमेंट सबमिट करानी है। उसमें ये है कि वो एक आपको पूरा जो है स्लाइड दिखाते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं, और उसके बाद उसी से रिलेटेड क्विज होता है उसी वक्त। तो इट्स ऑल ऑन यू कि अगर आप एक वीक का अपना जो प्लान है वो आप 1 दिन में या 2 दिन में भी कर सकते हैं, या आप उसको अपनी नॉर्मल पेस पे लेके चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब खदीजा उन बच्चों के बारे में बताएं जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है। बहुत ज़्यादा अगर आप रेडियो की भी इवन बात करें, वहाँ पे भी एड्स आ रहे होते हैं, लेकिन अप्लाई करना हर किसी को आसान नहीं लगता। एक ये चीज़, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों का कंसर्न है वो ये है कि अप्लाई करने में हर चीज़ पे हम पूरे उतरे होते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, लेकिन फिर वो यूनिवर्सिटी कहती है कि आपके अकाउंट में अगर इतने पैसे नहीं होंगे तो आप ये नहीं कर सकते, तो उसका क्या किया जाए? अच्छा, एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है ऑफ कोर्स वो ज़रा थोड़ा सा टीडियस होता है। हर एक को मतलब नहीं समझ आ रहा होता कि कैसे यूनिवर्सिटी को रीच आउट कैसे करना है, और वो इस पूरे सिचुएशन में रोल आता है काउंसलर का। तो जैसे कि काउंसलर होता है, उसकी एक अपनी कंसल्टेंसी होती है, उस कंसल्टेंसी के लिंक्स होते हैं इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और इन सब यूनिवर्सिटीज़ के अपने लोकल एजेंट्स भी यहाँ बैठे होते हैं जिनसे आप इन टच होकर, जो काउंसलर होता है उनसे इन टच होकर बातचीत करके एप्लीकेशन वगैरह जो है वो करा देता है। तो जब एक स्टूडेंट आता है, जैसे हमारे पास
तो हम उसको ये बताते हैं पहले कि अच्छा जी पूछते हैं सॉरी कि आपने पढ़ना क्या है, ठीक है। अगर वो बिल्कुल ही लॉस्ट है कि उसको नहीं समझ आ रही उसने क्या पढ़ना है, तो दूसरा स्टेप आ जाता है कि अच्छा चलो पढ़ाई को साइड पे रखते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि तुम्हें किस किस्म की कंट्री पसंद है। या तुम्हें बहुत मैसिव कंट्री पसंद है तो ठीक है, मैसिव कंट्री में मतलब तुम बहुत ज़्यादा नेशनैलिटीज के साथ मिक्सअप होना चाहते हो तो यू नो उसके लिए तो ऑफ कोर्स यूएस आइडियल प्लेस है। कोई कहता है कि अच्छा जी नहीं मैं इतनी मैसिव बड़ी कंट्री में नहीं जाना चाहता, मैं ऐसी कंट्री में जाना चाहता हूँ जहाँ पे मतलब मेरे साथ देसी ज़्यादा हो, ठीक है। तो देसीज आपको पता है उठ के यूके जाते हैं सारे तो यूके सिनेरियो में आइडियल फिट होता है, के लिए यूके आइडियल है, आइडियल फिट होता है, ठीक है। इसके हिसाब से फिर कोई कहता है कि अच्छा मैं वो कंट्री देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे पीआर मिल सके, परमानेंट रेजिडेंसी, तो उसके लिए कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया ये दोनों बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। ओके। यूरोप बहुत लोग एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन यूरोप में सबसे बड़ा जो मसला आता है कि आपका लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो आपको वहाँ पे उस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती आपको जिस तरह से आपको बाकी ये 4 जो मेजर स्टडी हब्स हैं जहाँ जो मेजर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए यूरोपियन साइड है अच्छी, मतलब कुछ लोगों के लिए कहते हैं लोग कि जी अफोर्डेबल भी बहुत है एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर जब आपको आपकी डिग्री के बाद वही वाली बात आ गई कि आपको जॉब नहीं मिल रही तो फिर यू नो कोई फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपसे पूछा था बहुत सारे लोग कहते हैं हम हर चीज़ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी पूरे उतर रहे हैं। यूरोप का आपने जैसे जिक्र किया तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादातर देखी जाती है कि आपकी एकेडमिक ट्यूशन फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मिनिमल है, और वो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को इनकरेज करें कि वो पढ़ाई की तरफ आए। लेकिन यूके में, यूएस में हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है, एकेडेमिया की फीसेस बहुत ज़्यादा है, और फिर फीसेस के अलावा भी वो कहते हैं अगर आपके अकाउंट की स्टेटमेंट में ये ना लिखा हुआ कि इतने लाख रुपए के आप मालिक हैं तो फिर हमारे मुल्क में आने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, वो बच्चे क्या करें? अच्छा, वैसे तो यूएस में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स देती हैं, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स देती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट भी नहीं मांगती, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट जो है मतलब, और अगर ये है कि आपने जितनी भी बैंक स्टेटमेंट शो की और आपको है कि अच्छा जी मैं वाकई में वहाँ जाकर कैसे अपना सब कुछ मैनेज करूँगा, तो मैनेज हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत से तरीके होते हैं, आप एक्स्ट्रा सेमेस्टर पढ़ के अपनी डिग्री शॉर्टन कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कोर्सेज उठा के डिग्री शॉर्टन कर सकते हैं, आप ऑड वर्क करके कर सकते हैं, तो इस तरह से। बाकी जो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो देन ऑफ कोर्स यूरोप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हालांकि आई एज अ काउंसलर फील के वहाँ पे उस तरह का एक्सपोजर स्टूडेंट को नहीं मिलता जिस तरह का आपको बाकी उसमें मिलता है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। टर्की देन अगैन बहुत अच्छा ऑप्शन है। टर्की में जो आपके ट्यूशन फी है वो काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन वहाँ के भी थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं कि अगर टर्किश नहीं आती तो जॉब नहीं मिलेगी, और अच्छा वहाँ पे भी लैंग्वेज का बैरियर है। टर्किश नहीं आती तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपके पास जो जॉब्स हैं 2-4 वो ऑन कैंपस ही हैं, और ऑन कैंपस जब इतना ज़्यादा बच्चा होता है तो हर किसी को जॉब नहीं मिलती। सो दिस इज़ द रीज़न, तरीका निकल आता है, आई सेड इट बिफोर एज वेल, कि कोई डेड एंड्स नहीं होते, आपको सिर्फ बैठकर किसी एक्सपर्ट से, किसी काउंसलर से राय लेनी है, ठीक है, कि मतलब कोई ना कोई सोर्स निकल आता है कि जिसके थ्रू हम परस्यू कर सकते हैं अपना एजुकेशन, या कोशिश कर सकते हैं एक दफ़ा, है ना, ये तो नहीं कि हाथ पे हाथ धरे। मेरे एक्सपीरियंस में मैं ऐसे स्टूडेंट्स को मिली हूँ जिनके पेरेंट्स ने आकर मुझे कहा है कि मतलब हमारे पास ये एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, इसमें आपने हमारे बच्चे को प्लेसमेंट करके दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टूडेंट्स अभी यूएस में प्लेस्ड हैं, कोई जॉब करें अपनी ग्रेजुएट के होने के बाद, तो सोर्स निकल आती है, ठीक है। अच्छा खदीजा, लास्ट कुछ मिनट्स मेरे ख्याल से हमारे पास रह गए होंगे, मुझे बताएं कि फील्ड से भी कनेक्शन होता है कि आपको किस मुल्क में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारी फील्ड ऐसी है कि हम यूके यूएस नहीं जाएंगे, हमने कहीं और जाना है, या हमने किसी ऐसे मुल्क में जाना है जो अभी प्रोग्रेसिव हो, जहाँ पे हमारी फील्ड जो है वो बेहतर तरीके से एक्सप्लोर हो सकती है और वहाँ पे आगे जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। तो फील्ड का कितना ताल्लुक है इस चीज़ से कि आपने कहाँ अप्लाई करना है?
फील्ड का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है कि जैसे कि अगर आपने अब फॉर एग्जांपल के कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो आपको जाना ही यूएस चाहिए, बिकॉज यूएस जो है वो हब है कंप्यूटर साइंस का। वहाँ पे सिलिकॉन वैलीज है, वहाँ पे सारे टेक जायंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से ज़्यादा बेहतर एक्सपोजर आपको मिल नहीं सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। अगर आपने मेडिसिन से रिलेटेड कोई फील्ड पढ़नी है तो यूके बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, क्योंकि यूके का जो मेडिकल साइंस है वो बिल्कुल सिमिलर है जो हमारा यहाँ पे मॉडल है, ठीक है। वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, वहाँ के जो उनके हॉस्पिटल्स हैं एनएचएस वगैरह, उसमें आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं, ठीक है। अब कोई एक ऐसी फील्ड हो कि मतलब जो अभी प्रोग्रेस कर रही हो और कोई स्टूडेंट जाना चाह रहा हो उस कंट्री में, ठीक है, तो सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अगर उस कंट्री में ये फील्ड अभी प्रोग्रेस कर रही है तो प्रॉबली कुछ टाइम लगेगा उसको वहाँ पे फुली एस्टैब्लिश होने के लिए, ठीक है, उससे रिलेटेड आपकी कंपनीज ओपन होने के लिए, उससे रिलेटेड जॉब मार्केट ओपन होने के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि स्टूडेंट को अपनी एक्सपर्टीज पहले किसी और कंट्री से गेन करके फिर वो उस फर्दर उधर जाए और वहाँ पे अपना वो अगर एक्सपीरियंस लेके जाएगा तो फिर बेहतर प्लेसमेंट मिल सकती है। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर के हवाले से बात करूं तो टर्की में उसका बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है हमें कि वहाँ पे जो पढ़ाई है मास्टर्स की या पीएचडी की वो वहाँ की बहुत बेहतरीन है। तो अगर वहाँ से आप पढ़ाई हासिल कर लें तो फिर वहीं पे आपको इनरोल होना चाहिए, वहीं पे कोई जॉब करनी चाहिए या किसी ऐसी कंट्री में जाके करनी चाहिए जो अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं ताकि वहाँ आपको बेहतर चीज़ मिल जाए। अच्छा, कुछ टाइम आपको टर्की में ही रहकर, बिकॉज फ्रेश ग्रेजुएट जो होता है आपको पता है वो अगर जैसे मैं अगर टर्की की स्मांची से मैंने अपना किया है आर्किटेक्चर और मैं आगे जाना चाह रही हूँ किसी मेजर क्या कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की तरफ, जैसे लेट्स सपोज यूके जाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो यूके में भी अगर मैं जाऊँगी तो वो ऑफ कोर्स वो मेरी सिर्फ डिग्री की वजह से मुझे जो है ना बिगिनर लेवल जॉब ऑफर करेंगे, ओके, ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो बेहतर है कि टर्की का माशाल्लाह से आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है, तो टर्की में ही ज़रा थोड़ा सा आप अपना टाइम स्पेंड करें, अपनी फील्ड एक्सप्लोर करें, कोई इंटर्नशिप्स कोई 1 साल 2 साल की जॉब करें और फिर आप फर्दर आगे अप्लाई करें तो मिल जाती हैं जॉब्स। ठीक है खदीजा, जो बच्चे आपके पास करियर काउंसलिंग के हवाले से आते हैं आप उनको ये मशवरा कितना ज़्यादा देती हैं कि जाके वहाँ सिर्फ बैठ के पढ़ना ना शुरू कर दें और अपने पेरेंट्स से मंगवा के अपनी फीसें ना भरें बल्कि इंटर्नशिप्स करें ताकि जब तक वो यूनिवर्सिटी से बाहर तालीम हासिल करके निकलें तो उनके हाथ में थोड़ा बहुत फील्ड का एक्सपीरियंस भी मौजूद हो। ये हर बच्चे को कहा जाता है। अच्छा, जब हम वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये हमारे घर वाली सहूलतें नहीं मिल रही, बिल्कुल वहाँ पे हर कोई काम कर रहा है, ठीक है, ये नहीं है कि मेरे फ़ोन उठा के का वो फ्री हो अभी शाम को कॉफ़ी पीने चलते हैं तो आगे से अगला बंदा भी कहे हाँ मैं फ्री हूँ चलो चलें, वो नहीं, द अदर पर्सन वुड से कि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं अभी स्टारबक्स पे काम कर रहा हूँ या मैकडॉनल्ड्स में कर रहा हूँ या ये वो XYZ किसी जगह काम कर रहा हूँ, तो मेरा तो वीकेंड फ्री है। तो काम करना वहाँ पे आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में जब आप चले जाते हो और वहाँ पे सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं तो कोई आपके टाइमलाइन के हिसाब से नहीं चल रहा होता कि आपका टाइम टेबल ये है कि नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अपने एक्सपेंसेस उठाने के लिए और आपको प्रोफेशनल फील्ड का ज़रा थोड़ा सा टेस्ट लेने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी, जैसे कि अगर मैं बिज़नेस की डिग्री पढ़ रही हूँ और मैं किसी रेस्टोरेंट में जाकर जो है ना बेशक उनके वहाँ पे उनको बर्गर बनाने में हेल्प कर रही हूँ तो मैं उससे भी सीख रही हूँ। मेरे आसपास कॉलीग्स हैं, मेरे ऊपर मेरा लाइन मैनेजर होगा, मुझे पता है कि कैश इन कैश आउट कैसे करना है, क्या मैंने हैंडल करना है, इन्वेंट्री का चेक कैसे रखना है, तो ये सब चीज़ें जो है मेरी इवेंचुअली डिग्री को सपोर्ट कर। और अगर कुछ भी नहीं सीख रहे तो कम से कम लोगों के साथ एक एनवायरनमेंट में काम करना तो सीख ही जाएगा। एग्जैक्टली। और क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम जी इस बंदे के साथ काम नहीं कर सकते, तो हर जगह पे आपको अपनी तरह के लोग तो नहीं मिलेंगे। और आप ट्रस्ट करें कि मैं जब भी यहाँ से स्टूडेंट जाता है और उसके पेरेंट्स कहते हैं कभी कि नहीं खदीजा ये तो एक ग्लास उठाकर यहाँ से यहाँ नहीं रखते, जो हम सारे सबका मसला है यहाँ पे तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप
6 महीने दे दें, हाँ। एक सेमेस्टर लगा के वापस आ जाए, ये ना 180 डिग्री का इसमें अगर चेंज हुआ तो मैं ही आई हूँ, हाँ। और आप लोग भी आई बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अब बच्चा अगर जो होता है ना टेढ़ा बच्चा, वो तो ऐसे सीधा होकर आता है कि मैम मतलब हाँ। खाना मैंने खुद बनाया। अभी परसों एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो यूके गए हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि मैंने बटर चिकन बनाना सीख लिया। ओह, क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, हाँ, really? ये तो हमें भी नहीं believe it. ये चीज़ें तो हमें भी बनाना नहीं आती। थैंक यू सो मच खतीजा फॉर कमिंग, इतनी गाइडेंस के लिए, क्योंकि आजकल यह बहुत हॉट टॉपिक है कि बच्चों ने क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह फील्ड में इंकरेजमेंट चाहिए, क्योंकि आगे अगर उन्हें जॉब नहीं मिलेगी तो ये जितने साल आप लोगों ने अपनी पढ़ाई में लगाए हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। मुझे जी दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।